हेलो बच्चों, उम्मीद आप काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्ड वन शॉट चैप्टर नंबर 10 का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, डेरिवेशन मिलेंगे और न्यूमेरिकल मिलेंगे। ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे कोई भी चीज स्किप ना हो। और इस लेक्चर के दौरान जो एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछा जाता है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट टिक करा दूंगा। तो ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिए। और हाँ, लेक्चर अगर पसंद आ जाए, वन शॉट या डिटेल्ड वन शॉट अरविंद सर का पसंद आ जाए, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को यानी वन शॉट को आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए बात को तुरंत शुरू कर लेते हैं। ये रहा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का डिटेल्ड वन शॉट। डिटेल्ड इसलिए बेटा क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है और पूरी चीज कंप्लीट करता है। सब कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं, इससे काम बन जाने वाला है। और कई बच्चों को चाहिए होता है जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ। तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद जब उसको ओपन करेंगे अरविंद एकेडमी ऐप को, तो स्टोर सेक्शन में कोर्स दिखेगा क्लास 11 फिजिक्स फ्री पीडीएफ। इसका मैंने प्राइस लाखों में कर दिया है, जैसे गलती से कोई बच्चा खरीद ना ले। और इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ है वो ओपन है, आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो बहुत सरल सी बात, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाकर अपने कोर्स में क्लास 11 फ्री पीडीएफ को ले लीजिए, अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करना। और कई बच्चों को रहता है कि उनको प्रॉपर डायरेक्शन मिलता रहे, तो उस अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहां पर मैं अपडेट्स देता हूं जिससे कि आपको राइट डायरेक्शन में आप मेहनत करें, मेहनत का डायरेक्शन ऑन द टारगेट हो। और आपके लिए कुछ स्पेशल कोर्सेज, ये द्रोणा 1.0 है। इसके अंदर मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स का पूरा वीडियो सॉल्यूशन है, सुपर इजी लैंग्वेज में, डिटेल्ड एंड सुपर इजी लैंग्वेज में। अगर और साथ में वर्कशीट भी मिलती है, यानी असाइनमेंट मिलता है चैप्टर वाइज, फुली सॉल्व, जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप द्रोणा 1.0 को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कुछ और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, बस मन लगा के पढ़िए और 97% ला के रहिए। कुछ बच्चों का रहता है कि वो स्पेशल फोकस करना चाहते हैं एनसीईआरटी पर, क्योंकि आपके जो एग्जाम स्कूल्स में होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ्यूचर में आप जाएंगे, वहां एनसीईआरटी के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर ये जो एनसीईआरटी निश्चय एक कोर्स है, 11th एनसीईआरटी निश्चय, इसके अंदर एनसीईआरटी ऑल एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं सुपर इजी लैंग्वेज में, डिटेल्ड एंड बिल्कुल समझा के, जिससे कि आप सवालों को करना शुरू कर दें। साथ में एनसीईआरटी ऑल एग्जांपल्स वीडियो भी मिलेंगे, सारे एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशंस, वो भी सुपर इजी डिटेल्ड और ऐसे सिखाने के मकसद से, केवल सॉल्यूशन नहीं है, जैसे आप सीख पाए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि एनसीईआरटी पे फोकस करें, एक्सरसाइज और एग्जांपल्स पे, तो 11th एनसीईआरटी निश्चय आपके लिए बिल्कुल राइट कोर्स है। यहां मिलेगा सब कुछ और ये एनसीईआरटी निश्चय है। तो जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा और वहां पर आपको द्रोणा 1.0 और एनसीईआरटी निश्चय दिख जाएगा। जो भी कोर्स आपके लिए सुटेबल है आपके हिसाब से, वो लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जिस मकसद से वीडियो बन रहा है, यानी पढ़ाई को करते हैं शुरू। रही बात टेम्परेचर की, शुरुआत यहां से करते हैं। तो टेम्परेचर होता है ये रिलेटिव डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसे हम टेम्परेचर से पहचानते हैं। जबकि जो हीट होती है ये एनर्जी होती है। जब किसी बॉडी में हीट जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उस बॉडी से हीट निकालते हो तो कूल डाउन करते हो तो टेम्परेचर घट जाता है। तो हीट क्या है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है, लेकिन ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इस वजह से ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, यानी टेम्परेचर और हीट दोनों बातें बिल्कुल अलग है, एक मान के नहीं चलेंगे आप। यूनिट्स ऑफ हीट्स एंड टेम्परेचर ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जगह जगह इसका इस्तेमाल आपको मिलेगा। तो सीजीएस यूनिट जो हीट की होती है वो कैलोरी है। हीट की सीजीएस यूनिट कैलोरी होती है। और कैलोरी का डेफिनेशन क्या है? पहले जो यूनिट थी सीजीएस में, अब भी कैलोरी है। एक कैलोरी वो हीट होती है कि 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी आपकी हीट लगती है उसको आप बोलते हैं 1 कैलोरी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी उसको आप बोलोगे 1 कैलोरी। कैलोरी आपकी सीजीएस यूनिट होती है।
और इसकी जो एसआई यूनिट होती है हीट की, वो जूल होती है। तो जूल एसआई यूनिट हो गई और सीजीएस यूनिट आपकी, जैसा आप देख ही रहे हैं, कैलोरी हो गई। और कैलोरी और जूल के अंदर जो रिश्ता होता है वो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल के बराबर होता है। कई बार हम लोग नॉर्मली इसको 4 पॉइंट जूल भी लिख देते हैं, तो इसको भी याद करिए जहां कन्वर्जन की जरूरत पड़ जाए। एसआई यूनिट जो टेम्परेचर की होती है वो होती केल्विन। तो केल्विन इज द एसआई यूनिट। इन जनरल हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। किसको? यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। और एसआई में टेम्परेचर की यूनिट की बात करोगे तो ये केल्विन कहलाएगी। अब हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस, तो देखिए हीट क्या होता है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है which produces in us the sensation of hotness and closeness। लेकिन है क्या? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जबकि ये क्या है? टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये केवल उतना बताता है टेम्परेचर। दूसरी बात, ये कारण होता है जिसकी वजह से हॉटनेस या कोल्डनेस होती है। इट इज ए कॉज, मतलब कारण। When some heat is supplied to a body, its temperature increases। अगर किसी बॉडी को कुछ आप हीट दे देंगे तो उसका टेम्परेचर जाता है बढ़। और इट इज एन इफेक्ट, ये कारण है और ये उसका इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं ना। तो हीट हो गया कॉज जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वो उसका असर है कि टेम्परेचर बढ़ गया है। इट रिप्रेजेंट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी को बताता है। इट रिप्रेजेंट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी possessed by a molecules of a body। तो ये हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस। हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर साइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट इन द बॉडी। यानी कि जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। कितनी हीट किसमें है वो डिसाइड नहीं करेगा। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है, और यही लिखा है कि टेम्परेचर डिसाइड्स कि हीट का फ्लो किधर से किधर होना है। हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होना है, ज्यादा हीट से कम हीट की तरफ नहीं होना है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। इसकी जो यूनिट्स होती हैं हीट की, कैलोरी है, किलो कैलोरी है, या जूल हो गई। और आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन के रूप में आप इसके यूनिट्स को देखते हैं। अगली बात देखते हैं हम लोग थर्मोमेट्री। अब देखिए टेम्परेचर जब नापना होगा ना, तो फिजिक्स में जो ब्रांच टेम्परेचर नापने के काम आती है उस ब्रांच को हम बोलते हैं थर्मोमेट्री। तो ये थर्मोमेट्री क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है टेम्परेचर के मेजरमेंट में। यही इसके अंदर लिखा है जहां मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। अब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए एक डिवाइस। वो डिवाइस कहलाता है थर्मोमीटर। जैसे आपको बुखार आता है तो थर्मामीटर आप लगाते हैं और नाप लेते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर है। नॉर्मल ह्यूमन के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर होता है। उससे ज्यादा जब टेम्परेचर डॉक्टर लोग बोलते हैं कि 100 वो आ जाए तो आपको गोली वगैरह की जरूरत पड़ती है, मेडिकेशन की। तो जो अपरेटस, जो डिवाइस आपका टेम्परेचर नापेगा वो थर्मोमीटर कहलाएगा। और जिस फिजिक्स की जिस ब्रांच में मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात होगी वो थर्मोमीट्री कहलाएगा। फिर अगली बात होती है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। देखिए प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर का मतलब क्या है कि थर्मामीटर बनाओगे तो टेम्परेचर नापने के लिए, तो एक ऐसा मटेरियल हमको चाहिए जो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ लीनियरली बढ़ता हो। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हमें मिल जानी चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीट्री होता है। देखिए थर्मोमीटर होता है, ए थर्मोमीटर मेक्स यूज ऑफ सम मेजरेबल प्रॉपर्टी। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकें, कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच चेंजेस लीनियरली विद टेम्परेचर। यानी मटेरियल का कोई ऐसा प्रॉपर्टी मिल जाए, लेंथ हो, वॉल्यूम हो, कुछ और हो, जो कि टेम्परेचर बढ़ने पर लीनियरली बढ़े, जिससे हम उससे थर्मामीटर बना पाए। तो जैसे आप पहले जानते थे मरकरी थर्मामीटर आते थे, थर्मामीटर के अंदर मरकरी भरी होती थी। तो जब आप बॉडी टेम्परेचर लेते थे तो मरकरी का कॉलम इन ऊपर चढ़ जाता था, उससे आप देख लेते थे कितना आपको टेम्परेचर है। तो लेंथ ऑफ ए लिक्विड कॉलन इन कैपिलरी, जो कि मरकरी थर्मामीटर आया करते थे। अब आप देखते हैं डिजिटल
थर्मामीटर आ गए हैं, आप लगाते हैं तो वो डिजिट लिख के दे देता है। वो हो गए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर वाले, वो रेजिस्टेंस पर बेस्ड होते हैं, तो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर कहते हैं। कोरोना काल में आपने देखा था कि कहीं ऑफिस में कहीं जा रहे हैं तो एक पायरोमीटर यानी रेडिएशन वाले से आपका टेम्परेचर नापा जाता था। आपको लगाते नहीं थे, कहीं दूर से ही ऐसे गन होती थी, माथे पे रखा और टेम्परेचर वहां आ गया, उसे बोलते थे रेडिएटेड पावर या पायरोमीटर्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि थर्मामीटर में या प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर में हमें ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी चाहिए जिसको मेजर कर सकें और जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली बढ़े। बड़ी अच्छी बात। अब टाइप्स ऑफ थर्मामीटर स्केल की बात करते हैं। पढ़ाई के तौर पे 4 थर्मामीटर की स्केल्स हमारे पास आएंगी। टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स हैं। पहली स्केल आती है सेल्सियस स्केल। ये देखिए यहां पर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन बनाई गई है, और चौथी होती है वो ज्यादा प्रचलित नहीं इसलिए नहीं बनाई है। तो ये डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि आइस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस को मार्क कर देते हैं, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको 100 मार्क कर देते हैं, यानी स्टीम पॉइंट हो गया ये देखिए, और ये हो गया आइस पॉइंट। तो एक पॉइंट फिक्स किया आइस पॉइंट पर और एक पॉइंट फिक्स किया स्टीम पॉइंट पर ऑफ वाटर, और इन दोनों के बीच में 100 इक्वल डिविजन्स बना देते हैं। तो एक डिवीजन को आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। तो 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बीच में 100 डिवीजन्स, और एक डिवीजन 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाएगा। तो ये डिग्री सेल्सियस की बातचीत हो गई, यहां पर ये सारी बात लिखी हुई है। अब दूसरा आता है फ़ारेनहाइट स्केल। ये देखिए बाजू में, इसका जो आइस पॉइंट होता है वाटर का या बर्फ जमने का, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 32। और इसका जो स्टीम पॉइंट होता है जहां पर पानी उबलता है, वहां पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 32 लोअर और अपर 212, इसके बीच में 180 डिविजन्स, इक्वल डिविजन्स कर देते हैं। 180 डिविजन्स यहां कहीं लिखा होगा, ये लिखा 180 इक्वल डिविजन्स, और एक डिवीजन को आप बोलते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें 100 डिवीजन थे, इसमें ये मैं लिख देता हूं, चलो 100 डिविजन्स दे, और इसमें हो गए 180 डिवीजन्स। और उसके बाद अगला आएगा, अभी देखेंगे, ये बात इसकी हो गई। अब अगला आता है जो होता है रेमर स्केल। ये ज्यादा प्रचलित नहीं है इसलिए फोटो में भी नहीं दिखाया गया है। इसमें जो लोएस्ट पॉइंट है आइस पॉइंट, उसको मेंशन करते हैं 0 डिग्री रेमर, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है अपर स्टीम पॉइंट, वो 80 डिग्री फॉर आर, 80 डिग्री आर, और इनके बीच में 80 डिविजन्स होते हैं। एक डिवीजन 1 डिग्री रेमर स्केल पे दिखाते हैं। अगला होता है जो केल्विन स्केल है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केल्विन एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है, या लोएस्ट पॉइंट का मतलब हो गया जो आइस पॉइंट है, वो 273.15 केल्विन होता है। यहां पर देखिए ये आइस पॉइंट है और ये केल्विन की स्केल है, ये 273.15 केल्विन हो जाएगा, 15 केल्विन। और इसका जो स्टीम पॉइंट होता है जहां पर खौलता है पानी या उबलता है, वो हो जाता है 373 केल्विन। 373 केल्विन यहां पर लिखा होगा, 373.15 केल्विन। और इसके बीच में 100 डिविजन्स होते हैं, और एक डिवीजन आपका कहलाता है 1 केल्विन। 100 डिवीजन कर दिए इसके बीच में, और एक खाना, एक डिवीजन 1 केल्विन कहलाएगा। ये थर्मोमेट्रिक स्केल हो जाती हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट रिलेशन, इनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल बन जाते हैं कि ये रिलेशन डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, रेमर में क्या रिलेशनशिप होती है। तो देखिए TC - 0/100, TF - 32/180, TR - 0/80, ये केल्विन का है, TK - 273.15/100। अब यहां पर ये जो फिगर्स लिखी हैं, ये 20 से डिवाइड अगर कर दोगे तो ये छोटी फिगर्स आ जाएंगी। ये देखिए सबको नीचे वाले को 20 से डिवाइड कर दिया है, तो TC/5 0 गायब हो गया, TC/5। ये TF - 32/9 20 से डिवाइड किए हैं, और ये TR/80 को 20 से डिवाइड कर दिया, और TK - 273.15/5। ये आपको रिलेशन इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने लिया भी है जो मैं आपको करवाता हूं, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। तो यहां पर दिखा है, एट व्हाट टेम्परेचर डू द रीडिंग्स ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड। यानी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कौन सा ऐसा टेम्परेचर लें तो दोनों में रीडिंग सेम आ जाए। अगर इसमें कुछ आ रही है x, तो उसमें भी x ही आए जब हम रीड करें। तो देखिए लेट हम कर लेते हैं कि डिग्री
सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर की वैल्यू है एक्स कोई टेम्परेचर है जो दोनों में सेम रीडिंग देने वाला है। तो हम जो पीछे फॉर्मूला देखा था TC माइनस 0/100 और TF माइनस 32/180, ये रिलेशन हमने यूज कर लिया कन्वर्जन वाला। अब यहां पर देखिए TC या TF को हमने x माना था, तो ये वैल्यू हो गई x/100, x माइनस 32/180। अब यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया देखिए 180 इंटू एक्स, और 100 से करोगे तो 100x माइनस 3200। अब यहां पर 180 में 100x घटाओगे तो 80x बराबर माइनस 3200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 40 डिग्री। अब ये जब भी आप डिग्री सेल्सियस में रीड करोगे तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, या फॉरेनहाइट में रीड करोगे तो माइनस 40 डिग्री फॉरेनहाइट। दोनों देखिए इक्वल टेम्परेचर आ रहा है, आइडेंटिकल टेम्परेचर्स हैं। इस तरह से सवाल बन जाते हैं। मैं एक सेकंड के लिए हटता हूं, आप चाहें तो उसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, वरना PDF आपको मिल जाएगी अरविंद एकेडमी ऐप से। इस लेक्चर के शुरू में मैंने बोला है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिर भी ये न्यूमेरिकल है तो एक सेकंड आपको दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो उसको पॉज करके डाउनलोड कर सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जहां पर गैस का वॉल्यूम, ये देखिए वॉल्यूम है ना, गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाए और वहां पर प्रेशर भी जीरो हो जाए। और जब प्रेशर जीरो हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? माइनस, यहां पे लिखा है कि जितने भी उसके मॉलिक्यूलर मोशंस हैं मॉलिक्यूल के, वो स्टॉप कर जाएं। और वो जो टेम्परेचर आता है यहां देखिए माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? जहां पर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, प्रेशर भी जीरो हो जाए और उसका जो भी मॉलिक्यूलर एक्शन है वो स्टॉप कर जाए, कोई मूवमेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर ना हो। वो कितनी वैल्यू होती है? केल्विन में कहा जाता है 0 केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड में बोलते हैं ये वैल्यू जो कि है माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर आ जाएगा 0 केल्विन। तो ये आपका होता है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। इसको आप पकड़ के रखिएगा, कई जगह पूछ लेते हैं जिसका जवाब आप दे पाएंगे। अच्छा, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर के अंदर बात करें तो ये जो एब्सोल्यूट जीरो होता है या केल्विन की स्केल है, वो डिग्री सेंटीग्रेड से कैसे लिंक्ड होती है ये भी आपको पता है। यहां पे देखिए लिखा था कि लॉर्ड केल्विन सजेस्टेड ए न्यू स्केल। केल्विन जो SI सिस्टम में लेते उन्होंने नई स्केल सजेस्ट की ऑफ टेम्परेचर स्टार्टिंग विद दिस वन एज इट जीरो, यानी 0 केल्विन से टेम्परेचर को स्टार्ट किया जाए, जिसकी डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू होती है माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और इसको हम केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। ये रिलेशनशिप होती है, अगर केल्विन में कोई हमें टेम्परेचर निकालना है तो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर प्लस 273.15 आप जोड़ देंगे, तो यहां आप जोड़ेंगे और केल्विन में आपका निकल आएगा। तो यहां पर आप देख लीजिए कि ये आइस पॉइंट 0 डिग्री पर बात करें ये, तो वो हो जाती है 270, आइस पॉइंट का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 273.15 केल्विन। और टेम्परेचर की बात करें जहां पे स्टीम पॉइंट है 100 वाला, तो 100 रखोगे तो 373.15 आ जाएगा। तो ये आपकी हो गई एब्सोल्यूट स्केल और रिलेशनशिप विद द डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन का रिलेशनशिप। नई स्केल सजेस्ट की गई थी केल्विन स्केल, जहां वो बोल रहे थे कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 केल्विन ले ले, यानी माइनस 273.15 डिग्री केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? ये देखिए, ये वो टेम्परेचर है, स्टेट है, जहां पर जो वाटर की तीनों स्टेट होती हैं, तीनों मतलब सॉलिड बर्फ के फॉर्म में भी, लिक्विड पानी भी, और वेपर भी एक साथ स्टेबल हो और कोएग्जिस्ट करें। देखिए, आपने देखा होगा कई बार कि कहीं बर्फ पड़ी हुई हो तो बर्फ में पानी भी पिघल रहा होता है, साथ में भाप भी बर्फ से निकल रही होती है, और खुद तो बर्फ दिखती है। तो उसी स्टेट की बात कर रहे हैं, ये एक यूनिक पॉइंट होता है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या हुआ? वो यूनिक पॉइंट कह लीजिए जहां पर हम टेम्परेचर और साथ में प्रेशर का जिक्र करेंगे, जहां पर वाटर की तीनों स्टेट स्टेबल फॉर्म में कोएग्जिस्ट कर जाएं। वो क्या होता है? वहां पर एक यूनिक पॉइंट होता है और उस समय उसका टेम्परेचर होता है 273.16 डिग्री केल्विन।
या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए वैल्यू है और ये डिग्री सेंटीग्रेड में है तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और साथ में प्रेशर बताना जरूरी है। प्रेशर कितना है? 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ध्यान रखिएगा, केवल टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा, आपको प्रेशर भी इसमें बताना पड़ेगा। तो जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो यूनिक पॉइंट होता है जहां पर प्रेशर होता है 46 या 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, और साथ में आप टेम्परेचर की बात करें तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। उम्मीद है समझ गए होंगे। और उसके आगे की बातचीत की जाती थर्मल एक्सपेंशन। देखिए, हम ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर आप गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाती, फैल जाती है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। हीट की वजह से किसी भी बॉडी का या टेम्परेचर, जब हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह से थर्मली वो एक्सपैंड करने की जो प्रॉपर्टी है उसे आप कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, जैसे कि पहला लिखा है लीनियर एक्सपेंशन। कई ये मान लीजिए ये रॉड आपने ले ली, उसको गर्म करेंगे तो रॉड की लंबाई बढ़ जाती है, लेंथ वाइज एक्सपेंशन होता है, इसीलिए लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। दूसरी बात लिखा है एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मान लीजिए कोई लेमिना ले ली, लेमिना मतलब चादर या प्लेन शीट ले ली, उस प्लेन शीट को गर्म करोगे तो इसका पूरा एरिया बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ रहा है तो सुपरफिशियल या आप बोलोगे एरियल एक्सपेंशन। तीसरा हो सकता है कि मान लीजिए कोई क्यूब है, अब इसको गर्म करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बढ़ जाएगी, तो इसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो तीन तरह के एक्सपेंशन है, बहुत ही सिंपल सी बात है, लीनियर, सुपरफिशियल या एरियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब इसके अंदर थोड़ा गोता लगाते हैं, डीप में जाते हैं। तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की हम बात करेंगे। ये क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, किसी भी अगर कोई छड़ ले ली है या लेंथ ही है किसी के पास, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर डिफरेंस कितना कर देते हैं डेल्टा टी के बराबर, तो नई लेंथ जो होती है वो L1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाती है। ये अल्फा यहां पर जो है उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ये अल्फा को इसी वाली प्रॉपर्टी से हम निकाल लेते हैं। ये अच्छा, यहां एक चीज और आप देख सकते हैं कि इस एल डैश को ऐसे भी समझ सकते हो, एल प्लस डेल्टा एल, और डेल्टा एल की वैल्यू को आप पकड़ के रखिए एल एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो इसको भी ऐसे जरूर पकड़ के रखिएगा। दोनों बातें, ये सब वही सेम बातें हैं, लेकिन कभी कभी आप ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने पर, तो इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना है? एल मतलब ओरिजिनल लेंथ, अल्फा एल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस। वही हम अगर ओरिजिनल लेंथ में बढ़ी हुई लेंथ जोड़ दोगे तो नई वाली लेंथ मिल जाएगी। वही इस तरह से फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो ये रही बात अल्फा की। तो अल्फा को डिफाइन करने चल पड़े हम लोग। तो यहां से अल्फा निकाल लो, ये एल डैश माइनस एल आ जाएगा और ये एल इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। ऊपर लिख सकते हो डेल्टा एल, नीचे एल इंटू डेल्टा टी। ये एल क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और इसको देखिए डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे। हम ये कहेंगे कि इंक्रीज इन लेंथ, यहां पे देखिए लिखा होगा increase in length per unit original length, increase in length per unit original length per degree centigrade, per degree rise in the temperature। बस फिर से रिपीट कर रहे हैं। अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या डेफिनेशन हो गई? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, यानी इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ऑफ ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। तो यही बात लिखी, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि एल से डिवाइड कर रहे हो, पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और इसी सिस्टम, इसी बेसिस पर आपका सुपरफिशियल का भी बीटा और वॉल्यूमेट्रिक का गामा भी आ जाएगा। आइए उसको भी फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैंने लिख दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था तो दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा जिससे कि ये आप जान पाए। यहां पे एक्चुअली यूनिट लिखी हुई थी, तो मैं पेन ले लूं पहले, शायद आ गया है पेन। तो यहां पर बात मैं कर रहा था कि अगर डेल्टा एल आपको निकालना पड़ जाए,
डेल्टा एल निकालना पड़ जाए तो एल अल्फा डेल्टा टी लिखते हैं, नई वाली लेंथ को एल प्लस डेल्टा एल लिखते हैं। तो बोथ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जगह जगह इस्तेमाल होगा। और इसकी यूनिट क्या है? पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन। ये हो गई अल्फा की एसआई यूनिट। अब इसी तर्ज पर, अल्फा की ही तर्ज पर, आप सुपरफिशियल एक्सपेंशन को डिफाइन कर देते हैं, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को बीटा से बताते हैं। यहां पर सेम लॉजिक लग रहा है, एस डैश इक्वल टू एस वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। पीछे जो समझे वही फंडा यहां लगा दीजिएगा आप। तो बीटा कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन बेटा। अब यहां पर बीटा की वैल्यू यहीं से निकाल लो, तो क्या हो गई? एस डैश माइनस एस अपॉन एस इंटू डेल्टा टी, यानी डेल्टा एस अपॉन एस इंटू डेल्टा टी। अब जो डेफिनेशन पीछे थी वही इस्तेमाल कर लीजिए। इंक्रीज इन एरिया, ये देखिए, इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया, एस नीचे है, इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया फॉर पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसे बोलोगे बीटा, जो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन होगा या कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इसकी भी यूनिट वही रहती है, पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन। ये बीटा हो गया, जिसे आप कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं। इसी तर्ज पर हम गामा की बात करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। तो यहां भी देखिए, वी डैश नया वाला वॉल्यूम आफ्टर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो नया वॉल्यूम बढ़ के हो गया है, वी वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। और यहां पर देखिए गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और यहीं से गामा की वैल्यू निकालेंगे तो वी डैश माइनस वी अपॉन गामा, ये v इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। ये बेटा गामा ना होके ये v है, ध्यान रखिएगा, कुछ गामा टाइप का बना दिया है मैंने। अब इसकी डेफिनेशन जैसे वैसे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वैसे ही ये क्या हो गई कि इंक्रीज इन वॉल्यूम, देखिए, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम v पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये देखिए, अल्फा बीटा गामा तीनों का जो डेफिनेशन है उसी तरीके से है, एक ही सिस्टम में है। और इसकी भी यूनिट देखें तो डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन आपको मिलती है। ये कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन हो जाता है। मेरे ख्याल से ये बात पकड़ में आई होगी। अब ये रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीट जो कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा, इसमें रिलेशनशिप क्या होती है? तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3 होता है। इसको हम डेराइव भी करेंगे अभी, दोनों चीजें, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। बीटा की वैल्यू इसी तर्ज पर 2 अल्फा के बराबर आ जाएगी और गामा की वैल्यू 3 अल्फा के बराबर आ जाएगी। आइए अब यहां पर हम लोग डेरिवेशन करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा दिखाने के लिए। अब यहां पर एक क्यूब हमने ले लिया है, कंसीडर ए क्यूब ऑफ साइड एल। तो ये क्यूब की जो साइड है वो एल है। अब यहां पे क्या करेंगे, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो गया? एल क्यूब। भाई एज का या साइड का क्यूब कर देते हो, दैट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब क्या करो, सपोज द क्यूब इज हीटेड, इस क्यूब को हमने गर्म किया, जिसकी डेल्टा टी टेम्परेचर का राइज आया और हर साइड एक्सपैंड कर जाएगी। तो हमने इस क्यूब को गर्म किया, जिससे इसके अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस डेल्टा टी आया। अब इसकी जो साइड थी, जो कि एल थी, वो एक्सपैंड करके कितनी हो गई है? एल डैश इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल, या कि लिख दीजिए एल प्लस डेल्टा एल का मतलब अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, या एल डैश की वैल्यू एल वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये नई वाली साइड आ गई है। तो अब देखिए क्या है, न्यू वॉल्यूम कितना आ जाएगा? इसी साइड का आप क्यूब कर दें, एल डैश का क्यूब, ये नया वॉल्यूम है। तो यहां पर देखिए इसका क्यूब कर दिया, ये लेंथ पूरी थी, इसको क्यूब कर दीजिए, ये एल क्यूब यहां आ गया, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का क्यूब, और इसको क्यूब वाले प्लस बी का होल क्यूब वाले फॉर्मूले से एक्सपैंड कर दिया हमने। तो ये एल क्यूब और ये बाकी फिगर यहां पे लिख दी गई हैं, वही ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो यहां पर लगा दिया है। अब यहां पे देखिए, जो अल्फा की
अल्फा काफी स्मॉल होता है, तो इसकी जो हायर पावर्स हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हायर पावर आपको दिख रही, ये पावर हायर है, मतलब अल्फा क्यूब दिख रहा है, और अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर भी हायर पावर ऑफ अल्फा है। इन दोनों को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये काफी छोटी वैल्यू है। अब देखिए क्या बचा, वी डैश, ये बचा एल क्यूब 1 + 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये वैल्यू रह गई जो आपके सामने मैंने लिख दी। और यहां एल क्यूब का मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम था, तो वी डैश इज इक्वल टू वी 1 + 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा, गामा की डेफिनेशन लेते हैं, और गामा क्या होता था हमने पीछे पढ़ा था, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, ये गामा की डेफिनेशन थी। डेल्टा वी का मतलब था वी डैश माइनस वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। अब इस वी डैश की जगह ये पूरी वैल्यू रख देते हैं जो ऊपर से पुट कर दी इसके अंदर, देखिए तो ये जो वी डैश था ये वैल्यू रखी वी 1 + 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, और ये माइनस वी इंटू डेल्टा टी। अब देखिए इसको आप तीनों ऊपर नीचे वी कॉमन लेके काट सकते हैं, साथ में ये 1 बचेगा, ये -1, ये दोनों कट जाएंगे, 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी कटेगा तो 3 अल्फा आ जाएगा। शांति से इसको देख लीजिएगा, बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां देखिए गामा की वैल्यू 3 अल्फा के बराबर आ गई। अब इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और इस तरीके से आपकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3। अभी हम बीटा बराबर 2 अल्फा भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है जो मैं कराऊंगा, तो यहां इसकी प्रूविंग भी हो जाएगी। यहां इसकी प्रूविंग तो कर दी हम लोगों ने, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपका एक बड़ा अच्छा डेरिवेशन है और इंपॉर्टेंट भी है, जो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा को 1:2:3 में शो करता है। तो मैं हट जाता हूं, कोई बच्चा चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है, वरना इसका पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, वीडियो के शुरू में बताया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये यहां पर प्रूफ हो गया। देखिए अब आगे बात करते हैं वेरिएशंस पे भी सवाल काफी आते हैं। टेम्परेचर के साथ डेंसिटी के क्या हालचाल होते हैं? तो नॉर्मली आप देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम हो जाती है। तो रो डैश नई डेंसिटी रो 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी, इसको याद कर लीजिए, रो डैश इज इक्वल टू रो 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस का मतलब पहले समझ लें, जिससे याद रहेंगी चीजें और आसान लगेगी। ये मैंने लिख दिया है। एनोमलस का मतलब होता है नियम विरुद्ध, नियम के विरुद्ध। आखिर कौन सा नियम है जिसके विरुद्ध वाटर जा रहा है? तो नियम है ये नॉर्मली कि जब आप किसी चीज को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ये नियम है नॉर्मली कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वाटर थोड़ा इससे अलग बिहेव करता है, इसीलिए इसको एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोला जाता है। तो देखिए यहां लिखा है कि ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड एक्सपैंड्स ऑन बीइंग हीटेड, बट वाटर बिहेव्स इन ए डिफरेंट मैनर या पिक्यूलियर मैनर। अब जब वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप गर्म करते हो, ये देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पे आपने गर्म करते हो तो शुरू में वॉल्यूम घटता है इसका, ये देखिए वॉल्यूम घट रहा है, ये वॉल्यूम है V और ये टेम्परेचर है। तो शुरू में वॉल्यूम घटता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फिर आप उसको गर्म करते रहते हो तो फिर उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, क्योंकि यहां वॉल्यूम सबसे कम है तो डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलती है। तो यहां पर अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड देयरफॉर डेंसिटी डिक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। तो यहां पर वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम सबसे कम यानी डेंसिटी सबसे ज्यादा, और उससे ऊपर आपने गर्म किया अगर तो वॉल्यूम बढ़ने लगता है यानी डेंसिटी कम होने लगती है। ये जो बिहेवियर है टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम का 0 से 4 डिग्री तक घटना, यही एनालोमस बिहेवियर है, ये नियम विरुद्ध बिहेवियर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज द एनालोमस बिहेवियर ऑफ वाटर। और हमारी प्रकृति ने, हमारे नेचर ने, हमारे ईश्वर ने कह लीजिए, ऐसा कुछ प्रबंध किया है जिससे पानी में यानी सब नदियों में, झीलों में इसी बिहेवियर की वजह से मछलियां जीवित रहती हैं। जब ठंड पड़ती तो आप देखते होंगे कि जैसे कश्मीर में डल झील है वो जम जाती, लोग क्रिकेट खेलते हैं उसके ऊपर, लेकिन पानी उस झील के अंदर मछलियां नहीं जमती, क्योंकि मछली अगर जम गई बर्फ के अंदर तो चल ही नहीं पाएगी और थोड़े ही दिनों में भूख से मर जाएगी।
है ना, बात समझे? और पेड़ पौधे भी जम जाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन अंदर आप देखेंगे पानी के तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बना रहता है, बर्फ नहीं बनता। ये नेचर का एक वरदान है, ये स्पेशल बिहेवियर पानी को दिया हुआ, अभी मैं समझाऊंगा अभी आपको। तो यहां पर एनालोमस बिहेवियर में आपने देखा ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के हालात है। वॉल्यूम सबसे कम, ये डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ के पीक पर और फिर डेंसिटी कम, इसी का उल्टा दिख रहा है आपको। और ये एनालोमस बिहेवियर जो मैं बात कर रहा था मछली वाला, देखिए जब यहां पर टेम्परेचर में सर्दी आ जाती, डल झील की कश्मीर की बात कर रहे हैं, माइनस में टेम्परेचर चलता है, तो धीरे धीरे जो ऊपर वाली लेयर है पानी की, वो क्योंकि सराउंडिंग के कांटेक्ट में होती है, उसका टेम्परेचर गिरता है। गिरते गिरते एक समय ऐसा आता है कि उसका टेम्परेचर हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज करिए अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर देख रहे हैं डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये 4 डिग्री वाला पानी नीचे चला आता है। आप बायोगेंसी पढ़ें, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर चला जाएगा, डेंसिटी ज्यादा तो नीचे आ जाएगा। तो ये 4 डिग्री का जो पानी है वो नीचे चला आता है। बाकी अब ये जो रेज टेम्परेचर और गिरता है 4 के बाद 3 2 1, ये जमकर 0 डिग्री आइस बन जाता है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और नीचे 4 डिग्री। और 4 डिग्री में तो पानी रहता है चकाचक, ऊपर भला 3 डिग्री पानी है। इस पानी में मछली, पेड़ पौधे, जो एक्वेटिक लाइफ है वो फर्स्ट क्लास बनी रहती है। अगर ऐसा ना भी ये एनालोमस बिहेवियर पानी का नहीं होता तो ये मछलियां और जो नदियों में जो पेड़ पौधे होते हैं वो शायद जीवित नहीं रह पाते। बड़ा स्पेशल बिहेवियर है एनालोमस बिहेवियर ऑफ वाटर। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने प्रूफ बताया था जहां पर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा का प्रूविंग हम लोग यहां करने वाले, यही इस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में पूछा है या करने को बोला है। लिखा है 10.1 में, शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, जो कि बीटा होता है, जिसकी डेफिनेशन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी है, ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस इट्स लीनियर एक्सपेंशन। यानी बीटा बराबर 2 अल्फा हमको प्रूफ करना है सिंपल भाषा में। आइए देखते हैं। यहां पर ओरिजिनली हमने एक शीट ली है, क्योंकि एरिया की बात है तो शीट होनी चाहिए। उस शीट की लंबाई ए है और चौड़ाई बी है। ये देखिए ए है बी, ये ओरिजिनल शीट है। तो एज शोन इन द फिगर, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ ए एंड ब्रेथ बी। अब आपने क्या किया, इसको हमने डेल्टा टी टेम्परेचर से बढ़ा दिया, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। जब आप इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो इसकी जो लेंथ है ए वो एक्सपैंड कर जाएगी, डेल्टा ए बढ़ जाएगी। तो डेल्टा ए कितनी बढ़ेगी, अल्फा ए इंटू डेल्टा टी। जैसे हमने फॉर्मूला बढ़ा था कि डेल्टा एल में कितनी वृद्धि होती है, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा ए इंटू डेल्टा टी। अब इसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई में कितनी इंक्रीमेंट होगा, चौड़ाई मतलब डेल्टा बी, तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा बी अल्फा बी इंटू डेल्टा टी। अब आप देखिए टोटल इंक्रीज इन एरिया क्या होगा। तो ये देखिए, ये जो ए लेंथ थी वो इतनी जो बड़ी है, ये डेल्टा ए बड़ी है, एक्सपैंड की लेंथ। और चौड़ाई ये जो बीटा थी इतनी, ये डेल्टा बी इंक्रीज कर गई है इतनी। ठीक, तो यहां पर 3 एरिया आ गए। एक तो देखिए ये एरिया आया है ना, ये एरिया को हम बोल देते हैं A2, डेल्टा A2। ये हो गया डेल्टा ए और ये हो गया आपका बी, तो बी इंटू डेल्टा ए। एक एरिया ये आया जिसे आप डेल्टा A1 कह रहे हैं, ये दूरी है आपकी ए और ये इंक्रीमेंट है बी। और एक और एरिया आ गया विच इज, ये है आपका डेल्टा ए और ये है डेल्टा बी। तो ये एरिया जो कहलाएगा वो डेल्टा A3 है, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। 3 इंक्रीमेंटल एरिया आपको मिले, या कह सकते हैं आप 3 तरीके के, है तो एक ही, लेकिन हम समझने के लिए 3 टुकड़ों में बांट रहे हैं उसको। तो डेल्टा ए की वैल्यू डेल्टा A1, जो कि ये मैं 1 लिख देता हूं, और डेल्टा A2 के लिए ये दूसरा, और ये रहा बेटा तीसरा। तो 1 2 3 3 एरिया यहां पर आ गए। अब क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो यहां पर तीनों एरिया जो है उसको लेते हैं। तो डेल्टा A1 की हम बात कर रहे हैं, तो A इंटू डेल्टा बी हमने लिख दिया, प्लस डेल्टा A2 की बात कर रहे हैं, B इंटू डेल्टा ए। मेरे ख्याल से दोबारा छींक कभी आएगी लगता है। खैर आगे चलते हैं, छींकते भी रहेंगे और पढ़ाते भी रहेंगे, ऐसी की तैसी। आइए, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3। तो डेल्टा A1 की हो गया A इंटू डेल्टा बी, और ये डेल्टा A2 हो गया B इंटू डेल्टा ए।
डेल्टा A3 कितना हो गया, ये डेल्टा A इंटू डेल्टा बी, ये तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये जो A इंटू डेल्टा बी वगैरह है इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो गया A और डेल्टा बी की जगह ये वैल्यू देखिए अल्फा बी इंटू डेल्टा टी, और साथ में B इंटू डेल्टा है तो B लिखा, डेल्टा A का मतलब यहां से अल्फा A डेल्टा बी, ये देखिए यहां से समझ में आई होगी बात। और ये डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी है, तो डेल्टा ए का मतलब ये लिख दीजिए अल्फा ए डेल्टा टी, और डेल्टा बी का मतलब अल्फा बी डेल्टा बी। कुछ नहीं, सिंपल काम किया है। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख लेंगे हम लोग, तो ये हो गया अल्फा ए बी डेल्टा टी, ये हो गया अल्फा ए बी डेल्टा टी, और यहां पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये वैल्यू हो गई अल्फा स्क्वायर ए बी डेल्टा टी का स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पर बन गई है। अब देखिए क्या है कि ये दोनों तो एक ही क्वांटिटी हैं, तो ये हो गया 2 अल्फा ए बी डेल्टा टी, और इसमें वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर ए बी डेल्टा टी का स्क्वायर। बढ़िया, अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं बेटा, तो अल्फा ए बी डेल्टा टी, इन दोनों में से अल्फा ए बी डेल्टा टी कॉमन ले लीजिए, यहां बचा 2 और यहां बचा आपका अल्फा इंटू डेल्टा टी, क्योंकि बाकी तो हमने अल्फा ए बी डेल्टा टी कॉमन ले लिया था। अब आप जानते हैं कि जो अल्फा वैल्यू होती है वो काफी छोटी है, 10 की नॉर्मली 10 की पावर -5 पर केल्विन, और डेल्टा टी भी बहुत बड़ा नहीं है, तो ये इसको जब अल्फा इंटू डेल्टा टी आपको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू, दो के खिलाफ या दो के अगेंस्ट इट इज वेरी स्मॉल, तो आप इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब इसको अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये डेल्टा ए की जो वैल्यू है, जो डेल्टा ए हम निकाल रहे थे, ये क्या था, डेल्टा ए के बराबर, तो डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फा ए बी डेल्टा टी, क्योंकि इसको नेग्लेक्ट कर दिए हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन पकड़ लो बीटा की, तो बीटा की डेफिनेशन होती है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा ए का मतलब ऊपर से निकाला है 2 अल्फा ए बी डेल्टा टी, और ए डेल्टा टी ए बी इंटू डेल्टा टी। अब यहां पे देखिए ए बी से ए बी कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, और ये बीटा बराबर 2 अल्फा के बराबर आ गया। यही तो आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आप प्रूफ कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रूफ है आपसे पूछा जाता है, तो मैं हटता हूं एक सेकंड के लिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़िया है, ये डेरिवेशन आएगा सवाल के रूप में। अब एक नए सेगमेंट में प्रवेश करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी किसे कहते हैं? किसी भी बॉडी को उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। उसको डिनोट करते हैं एनसीईआरटी में कैपिटल एस से, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। देखिए मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इज टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोले या 1 डिग्री केल्विन बोले, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम होता है। एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो ये कैलोरी अब पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये सीजीएस में और एसआई में जूल पर केल्विन। तो हीट कैपेसिटी याद करिएगा, किसी भी बॉडी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, जिसे आप सी या स्मॉल एस से दिखाते हैं। ये जो स्मॉल एस है वो एनसीईआरटी में सिंबल यूज किया गया है और कुछ रेफरेंस बुक स्मॉल सी की तरह इसको यूज करती हैं। तो ये दोनों मैं लिख रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां लिखा है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। हीट कैपेसिटी में मास का जिक्र नहीं था, यहां पर मास और इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो यूनिट मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए उसे स्पेसिफिक हीट बोलेंगे या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो ये S की वैल्यू हो गई, जो हीट कैपेसिटी थी उसको मास से डिवाइड कर दीजिए। अब ये S की वैल्यू लिखी थी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी आ गया। बस यूनिट मास और जोड़ दिया हीट कैपेसिटी में। और अगर किसी भी मटेरियल का हम डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एम मास का, तो उसमें कितनी हीट लगेगी, इसी तर्ज पर आप डेल्टा क्यू निकालें तो एम एस डेल्टा टी। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर आप डेल्टा टी बढ़ाना चाहते हैं, मास बॉडी का एम है, तो इतनी आप हीट उसको
देंगे उस बॉडी को। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हो गई। अब अगली बात आती है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट में कुछ नहीं है, मतलब वही है कि किसी बॉडी के मटेरियल के 1 मोल के 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना आपको हीट लगेगा वो उसकी हो जाएगी मोलर हीट, स्पेसिफिक हीट। जिसे पिछले बार में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यूनिट मास कहा था, यहां यूनिट मोल कह दो, बात खत्म। ये देखिए लिखा है 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। इसको इतना टेम्परेचर करने के 1 मोल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो लगने वाला हीट है उसे आप बोलते हो सी, कैपिटल सी, जिसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। तो S अपॉन N हो गया और ये डेल्टा Q अपॉन N इंटू डेल्टा T है। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। N है नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी, और मोलर स्पेसिफिक हीट कह सकते हो इसे। अब देखिए यहां ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल्स थ्रू डेल्टा टी। किसी भी गैस में अगर n मोल्स हैं और उसको डेल्टा टी टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हैं तो कितना उसको हीट देना पड़ेगा, डेल्टा क्यू के बराबर, जो कि एन सी डेल्टा टी के बराबर होगा। n मोल गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज करना है तो कितनी हीट लगेगी, एन सी डेल्टा टी के बराबर। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने काफी केयरफुली आपके लिए इकट्ठा करके आपको बता रहा हूं, टू द पॉइंट। अब जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, क्योंकि जो हीट आप किसी गैस को मान लीजिए दे रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम में अलग अलग हीट आ जाती है। इसीलिए जो हमारी 2 टाइप्स ऑफ सी होता है, जो मोलर स्पेसिफिक हीट से, वो 2 तरह की होती है। एक होती है सीपी, एक होती है सीवी। सीपी का मतलब है एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जहां पे प्रेशर ना बदले तो सीपी, जहां पे प्रेशर बदलेंगे वो वॉल्यूम। नॉर्मली हमारा सीपी की वैल्यू सीवी से बड़ी होती है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम गैस का बढ़ जाता है, तो जो हीट जा रही है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी उसको वर्क डन करना पड़ता है, इसलिए हीट रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसलिए सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है। इसको भी पकड़ के आप चलें, आप समझ गए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी। सीपी या सीवी 2 तरह की, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो होती है। अब आता है कैलोरीमेट्री। जो कैलोरीमेट्री क्या है, जहां पे हम मेजरमेंट ऑफ हीट करते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें मेजरमेंट ऑफ हीट की जाती है उसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री। ये बस सिंपल सी बात है। कैलोरी होता ही था यूनिट हीट का, कैलोरीमेट्री, मीट्री मतलब नापना या मेजर करना, कैलोरी को मेजर करना मतलब हीट को मेजर करना। बढ़िया। ये जो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल होता है और लॉ ऑफ मिक्सचर्स, ये होता है हीट गेन्ड बराबर हीट लॉस। एक बॉडी हीट देगी और एक बॉडी हीट लेगी, दोनों बराबर होनी चाहिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि सराउंडिंग में कोई भी हीट नहीं जा रही है। अब ये कैलोरीमीटर में नॉर्मली जो हम अपैरेटस यूज करते हैं हीट नापने के लिए, वो होता है कैलोरीमीटर। एक आपके लैब में भी होगा, फिजिक्स के लैब में आप देखें तो एक वुडन जैकेट होती है। वुडन जैकेट में लकड़ी का एक बक्सा होता है, कह लीजिए। वो लकड़ी नॉन कंडक्टिंग होती, इंसुलेटर होती, इसलिए यूज करते हैं। उसके अंदर एक भरा होता है ग्लास वूल। ये रुई होती है लेकिन ग्लास की बनी होती है, आपने देखी नहीं होगी, मैंने देखी है, छू जाए तो बड़ी खुजली होती है। रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज, उसके भी पीछे यही भरी होती है। ये बहुत तगड़ा इंसुलेटर होता है, मतलब हीट एक्सचेंज को रोक देता है। तो ये ग्लास वूल इसके अंदर भरी होती है और अंदर होती है ये कॉपर की वेसल। देखिए ये कॉपर काफी कंडक्टिंग मटेरियल है, इसलिए लेते हैं, बाकी बाहरी वातावरण से तो रोक दिया है। इसमें एक स्टेरर होता है। स्टेरर का मतलब जैसे चाय में चम्मच से चीनी घोलते हो, वही मिलाने के लिए कि मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड भरा है किसी टेम्परेचर पे, एक गर्म बॉल आपने डाल दी, तो गर्म बॉल डालिए तो वो यूनिफॉर्म पूरे लिक्विड में गर्मी फैला दे, उसके लिए स्टेरर से हम उसको हिला देते हैं। और कितने टेम्परेचर पे ये टोटल लिक्विड पहुंचा है वो नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। इसमें छेद करके थर्मामीटर भिड़ा दिया जाता है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, लॉजिकल फिट होती है। तो यहां पर भी जो कहानी लगेगी कि हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडीज, हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडीज और हीट गिवन बाय द हॉट बॉडीज, इतना ही प्रिंसिपल हमें इस्तेमाल करना है यहां पर।
अच्छा, अब चेंज ऑफ स्टेट बात करते हैं। देखिए, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए बर्फ गल के पानी बन रहा है, बर्फ से पानी, ये चेंज ऑफ स्टेट है। तो आइए दिखाते हैं कि ये चेंज ऑफ स्टेट, भाई 3 स्टेट हमें मोटे तौर पे मालूम है, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, और तीनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, या तो गर्म करके या कूल डाउन करके, या तो हीट देके या हीट उससे लेकर, इस तरीके से। तो देखिए, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स, जैसे बर्फ से पानी बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड, तो उस समय आपको हीट देनी पड़ेगी, हीट करना पड़ेगा आपको, तो बर्फ से पानी बन जाएगा। वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड से वेपर, पानी को उबाल रहे हो, वेपर में बना रहे हो, तो उसको खौलाते हो ना, गर्म करते हो चाय बनाने के लिए, तो वो भी हीट देनी पड़ती है। अब बात करें कंडेंसेशन ऑफ वेपर, अगर वेपर है, वेपर से लिक्विड करना है तो कूल डाउन करना पड़ेगा आपको, कूल कर दोगे तो वेपर से लिक्विड बन जाएगा। और फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड, पानी से बर्फ जमाने के लिए भी कूलिंग करनी पड़ेगी, यानी हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी आपको। अभी ध्यान रखिएगा, ये सारे जो चेंज ऑफ स्टेट आपको मैं बता रहा हूं, इसके दौरान आपके टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब स्टेट चेंज हो रही होगी, कुछ भी इसमें से हो रहा होगा, तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा। 100 डिग्री का पानी 100 डिग्री की वेपर बनेगा, कोई परिवर्तन वहां नहीं होगा। यह दिमाग में जरूर आप रखिएगा। इसको मैंने दोबारा फिर हाईलाइट किया, मैं आपके सामने रखूंगा। एक प्रॉपर्टी होती है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, कह लीजिए रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या होता है, ये आइस जो होती है, आइस के ऊपर जब आप प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर डालने से वो मेल्ट कर जाती है, और जब प्रेशर आप हटा देते हैं तो दोबारा वो फ्रीज कर जाती है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेगुलेशन। ये लिखा था, फिनोमिना इन विच आइस मेल्ट्स when pressure is increased and again freezes when pressure is removed is called regulation। ये देखिए, बर्फ का एक टुकड़ा लिया है, अगर एक धागा इसमें बांध दें, यहां वेट लटका दें, तो ये धागा धीरे धीरे क्या करेगा, काटते हुए, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो बर्फ गल जाएगी, तो ये अंदर घुस जाएगा। जब अंदर घुस जाएगा तो ऊपर प्रेशर हट गया तो बर्फ वापस जम जाएगी। तो धीरे धीरे धागा अंदर जाता जाएगा बर्फ के, और इसको पूरा काट के निकल जाएगा, लेकिन आइस कटेगी नहीं, आइस जुड़ी हुई मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर हटेगा वापस फ्रीज करती जाएगी। तो ये इस चीज को दिखाया गया है रेगुलेशन की प्रॉपर्टी को। तो ये टर्म है, बाय द वे पूछा जाए रेगुलेशन क्या होता है, तो आप सावधानी से इसका आंसर कर सकते हैं। अब रही बात लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट बड़ी कमाल की चीज होती है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास of a substance at constant temperature and pressure is called latent heat of substance। मतलब जब आप किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करते हैं तो उसके यूनिट मास और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे जितना हीट चाहिए वही उसका लेटेंट हीट कहा जाता है। लेटेंट हीट को हिंदी में भी बोला जाता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त मतलब छुपा हुआ, क्योंकि जब आप ये हीट उसको चाहिए या वो देती है तो टेम्परेचर नहीं बदलता, तो दिखाई नहीं पड़ती कि हीट जा कहां रही है। यानी पानी को उबालते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता, उंगली डालो जल जाती है, हम समझ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन चेंज ऑफ स्टेट में तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं। तो आप समझे लेटेंट हीट क्या हुई, कि यूनिट मास को कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर चेंज ऑफ स्टेट कराने के लिए जो हीट लगेगी उसे आप बोलेंगे लेटेंट हीट। और इसे देखिए Q इज इक्वल टू ml से दिखा रहे हैं। L यहां पर लेटेंट हीट है, Q अपॉन m, यूनिट मास के लिए जो हीट लगे स्टेट चेंज के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। SI यूनिट क्या होती है, जूल पर किलोग्राम। दिस इज द लेटेंट हीट। अब देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन की बात करते हैं। अगर सॉलिड से लिक्विड आप बना रहे हैं, बर्फ से पानी बना रहे हैं, वहां पर लेटेंट हीट का स्पेशल नाम दे देते हैं, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलेंगे। बस ये याद कर लीजिए, नाम है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, मतलब गला रहे हो तो उसमें लेटेंट हीट कितना पड़ेगा, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा, अगर लिक्विड से वेपर बना रहे हो, पानी से भाप बना रहे हो, तो उसमें आप बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये नाम है, जब दिए जाए तो आप समझ जाएंगे। तो है लेटेंट हीट ही, लेकिन कब क्या कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो या लिक्विड से वेपर बना रहे हो, उसके लिए अलग अलग हीट के, लेटेंट हीट के नाम आपको दे दिए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक जो बॉडी होती है
वो टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है उस समय स्टेट को चेंज नहीं करती, यानी कि पानी पानी ही बना रहेगा भले वो 50 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचे। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा स्टेट में चेंज नहीं होगा। और जब स्टेट चेंज होती है आइस से लिक्विड जैसे हो रहा है उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अभी लिखा हुआ दिखेगा हीट इसमें कितनी रिक्वायर्ड होगी इस समय जब आप टेम्परेचर बदलेंगे। Q इजिकल टू एम एस डेल्टा ई, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे और यहां पर कोई टेम्परेचर में बदलाव नहीं होता चेंज ऑफ स्टेट में, और फॉर्मूला यूज करेंगे Q इजिकल टू एम एल हीट रिक्वायरमेंट। तो चेंज ऑफ स्टेट का मसला हो तो Q इजिकल टू एम एल और टेम्परेचर बदल रहा हो तो एम एस डेल्टा टी। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैंने लिखा है दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्टेट चेंज नहीं होगा और स्टेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ये बात मैंने हिंदी में मेंशन कर दी है जैसे पूरी तौर पे आपके दिमाग में घुस जाए। अब इस पे कुछ सवाल हैं, उस सवालों को करेंगे तो और क्लैरिटी हमको मिल जाएगी। तो ये 10.5 एग्जांपल है एनसीईआरटी का। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 किलोग्राम ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 ग्राम बर्फ है -12 डिग्री सेंटीग्रेड पे, केप्ट इन ए कैलोरीमीटर टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम चेंज करना चाहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बाकी कई डाटा दे रखे हैं, गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की दे रखी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है, लेटेंट हीट फ्यूजन आइस का है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम आपकी स्टीम की दे रखी है। तो देखिए पहले होगा क्या, जो बर्फ या आइस है -12 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस किस तरीके से स्टीम बनेगी आपकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो पहले आइस होगी -12 डिग्री सेंटीग्रेड से, उसको जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 0 डिग्री का बर्फ बनेगा। पहले ये स्टेट चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। फिर आइस को और आप हीट देंगे तो ये 0 डिग्री का वाटर, यहां स्टेट चेंज हो रहा है आइस से वाटर। फिर वाटर को आप टेम्परेचर देंगे, बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री का पानी बन जाएगा, यहां पर टेम्परेचर बदला। फिर हीट देंगे तो 100 डिग्री वाटर से स्टेट चेंज होकर वेपर बन जाएगा। यहां पर देखिए मैंने लिख दिया ये टेम्परेचर चेंज, टीसी का मतलब टेम्परेचर चेंज, एससी का मतलब स्टेट चेंज। तो ये देखिए आइस से आइस है टेम्परेचर बदला है, आइस से वाटर है स्टेट चेंज, वाटर से वाटर टेम्परेचर चेंज, वाटर से वेपर स्टेट चेंज। समझ गए। अब आपको मैंने सिखाया था कि जहां पर टेम्परेचर चेंज होता है वहां फॉर्मूला यूज करते हैं एम एस डेल्टा टी, और जहां पर स्टेट चेंज होता है वहां पर एम एल। टेम्परेचर चेंज एम एस डेल्टा टी, स्टेट चेंज एम एल, ये पकड़ लिए। अब इन्हीं सबको हीट को Q1 Q2 Q3 Q4 निकाल के जोड़ देना है, दैट्स ऑल। तो देखिए Q1 की बात करते हैं, एम एस आइस इंटू डेल्टा टी। यहां पर ये जो आ रहा है एम एस डेल्टा टी मतलब एम हो गया 3 किलोग्राम दे रखा था, एस की वैल्यू यहां दे रखी 2100 और टेम्परेचर डिफरेंस तो 0 डिग्री इसमें से -12 डिग्री घटा दीजिए। आपने घटा के लिखा तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2100 और यहां बचेगा 12 यानी 75600 जूल। इतना आ गया यहां पर Q1 जो लगेगा। अब हम बात करते हैं Q2 के लिए। यहां पर देखिए आइस से वाटर बन रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ आइस लगा दीजिए। तो 3 इंटू 3.35 यहां देखिए आइस का दे रखा है, 3.35 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 1005000 जूल आपको मिल गया। अभी हम Q3 निकालने चलेंगे। तो Q3 की वैल्यू हो गई एम एस डेल्टा टी, एम 3 किलोग्राम, एस डब्ल्यू मतलब वाटर का यहां दे रखा 4186 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, यहां 100 में से 0 घटा दीजिए, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1255,800 मिल गया Q3। अब ये Q4 की वैल्यू जहां पर ml लगाना है, ये Q4 हमने लगा दिया ml वेपर। अब यहां पर 3 इंटू 2.256 इंटू 10 की पावर 6 ये गिवन था डाटा, इस डाटा का इस्तेमाल कर लिया है और ये वैल्यू हो गई 6768000 जूल। अब सारे
जितनी हीट हमारी लगी है उन सबको आप जोड़ दीजिए। तो सारी जो यहाँ पे निकली थी सबको मैंने ऐड कर दिया। जो यहाँ पे देखिए निकली है 75 600 वगैरह वगैरह, ये सब हमने यहाँ ऐड कर दिया। जब आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.1 इंटू 10⁶ जूल, और यही आपका आंसर हो गया कि कितनी इसके अंदर हीट लगने वाली है। और पूरा लॉजिक आप प्यार से समझ गए, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं, चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड होंगे तो ले पाए होंगे, वरना इसका पीडीएफ कैसे ले सकते हैं मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया है, आप चाहें तो उसको देख लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी बढ़िया। अच्छा, अब एक और सवाल लेते हैं, क्योंकि ये सवाल भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है अक्सर। यहां पे लिखा है ए स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ 0.047 किलोग्राम इज प्लेस्ड फॉर सफिशिएंट टाइम इन ए वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर सो दैट द स्फीयर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस बात को थोड़ा समझने के लिए मैंने फोटो बना दी है, जैसे आसानी से आप पकड़ लें। ये खौलता हुआ पानी है, इसमें एल्यूमिनियम का एक स्फीयर जिसका मास 0.047 किलोग्राम था, इस पानी में रखें और उबालते चले जा रहे हैं जब तक कि इस स्फीयर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता। इतनी बात लिखी, हमने ऐसा समझ लिया। अब देखिए, इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू इतने किलोग्राम कॉपर कैलोरीमीटर। देखिए फिगर बना दी, ये कॉपर कैलोरीमीटर ले लिया। ये देखिए कॉपर, जिसका जो मास है 0.14 किलोग्राम है, जो कि यहां पर इन्होंने बताया है, कंटेनिंग 0.25 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है, मास ऑफ वाटर है 0.25 किलोग्राम और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके अंदर ये स्फीयर हमने डाल दिया है, ठीक। द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस एंड अटेन्स ए स्टेडी स्टेट एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये गरम गरम आपने एल्युमिनियम डाला है तो वो हीट देगा और पानी हीट लेगी और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। वो टेम्परेचर बढ़कर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। आपको बताना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल्युमिनियम की निकालनी है, यानी SAL निकालनी है। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल लगा के बड़े प्यार से लगा देंगे हम लोग। तो फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द एल्युमिनियम स्फीयर, ये जो एल्युमिनियम स्फीयर था कितनी टेम्परेचर में गिरावट आई है, पहले 100 था, अब ये एल्युमिनियम स्फीयर भी 23 का हो गया है। तो 100 माइनस 23 यानी 77 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द फॉल इन द टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम स्फीयर। लेट स्पेसिफिक हीट जो एल्युमिनियम की है उसे SAL मान लेते हैं, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, हीट लॉस्ट बाई एल्युमिनियम स्फीयर, ये जो एल्युमिनियम स्फीयर आपने डाला है वो कितनी हीट लॉस करेगा, वो हो गया MS डेल्टा टी। तो M की वैल्यू है 0.047, ये जो मास था, SAL हमने मान रखा है जो हम कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा टी 77 डिग्री सेंटीग्रेड हमने निकाला था, उसकी वैल्यू पुट कर दी है और इसको कैलकुलेट किया, 3.69 SAL आ गया। ये हीट देने वाला, हीट लेने वाले कौन से हैं? हीट लेने वाला वाटर है और ये कैलोरी कॉपर का कैलोरीमीटर है। दो लोग हैं हीट लेने वाले। तो यहां पर देखिए, हीट गेन्ड बाय वाटर इन कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में जो वाटर है वो कितना हीट लेगा, वहां फॉर्मूला यूज करेंगे MS डेल्टा टी। तो ये मास ऑफ वाटर जो कि कह रहा था 0.25 किलोग्राम है, और साथ में स्पेसिफिक हीट वाटर की जो कि 4.18 10 की पावर 3 होती है, सवाल में दी नहीं थी, मैंने लिख दी जैसे आपको दिक्कत ना हो। और ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, बाद में T2 23 है, शुरू में 20 है, तो 23 माइनस 20। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा भाग करके 3.135 इंटू 10 की पावर 3 जूल आ जाएगा। वाटर ने जितनी हीट ली है, अब कॉपर कैलोरीमीटर ने कितनी हीट ली है वो भी कैलकुलेट करो। हीट गेन्ड बाई कॉपर कैलोरीमीटर, तो ये कैलोरीमीटर ने MS डेल्टा टी, इसका भी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू हो गई। कॉपर का कैलोरीमीटर का मास है 0.14 किलोग्राम, और ये कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो लिख दिया है, और इसका भी टेम्परेचर 23 माइनस 20, पानी के साथ इसका टेम्परेचर शुरू में 20 था, बाद में बढ़ के 23 हो गया है। तो 23 माइनस 20, इसको कैलकुलेट किया, 0.162 इंटू 10 की पावर 3। अब इन दी स्टेडी स्टेट क्या होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है कि हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन्ड। तो यहां पर देने वाला एल्युमिनियम स्फीयर और लेने वाले वाटर और कॉपर का कैलोरीमीटर, Q2 प्लस Q3। अब ये दोनों वैल्यू रख दीजिए, 3.69 इंटू SAL
और लेने वाले Q2, ये Q2 यहाँ निकाला था और Q3 यहाँ निकाला, दोनों वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखिए 3.69 SAL, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3.297 इंटू 10 की पावर 3। SAL की वैल्यू होगी, इस वैल्यू को 3.69 से आप डिवाइड कर देंगे तो 0.911 10 की पावर 3 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये किलो जूल में लिख दिया तो 10 की पावर 3 को उड़ा दिया और यही आपका यहां देखिए आंसर आ गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एक स्टेप मैंने समझा दिया और आप समझ लेंगे तो ऐसे सवाल आएंगे तो एग्जाम में जरूर कर पाएंगे। तो मैं हटता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में मैंने आपको बता रखा है कि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के शुरू में 1 मिनट देख लीजिए, पता चल जाएगा कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना। अरविंद एकेडमी ऐप में फ्री पीडीएफ है। अच्छा, मोड्स ऑफ ट्रांसफर अगली सेगमेंट में आते हैं कि भाई जो हीट है, हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह जो हीट जाती है उसके प्रमुखता 3 रूट होते हैं, एक कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीनों को हम समझेंगे एक एक करके। आइए देखते हैं, जैसे जैसे एक चीज आएगी हम समझते चले जाएंगे। पहली बात करते हैं कंडक्शन, जिसे हम थर्मल कंडक्शन भी कहते हैं। तो थर्मल कंडक्शन में जैसे मान लीजिए मोमबत्ती आप जला रहे हैं, एक यहां मेटल की रॉड ले ले और लगाए, तो जब मेटल की रॉड यहां गर्म होती है तो आपके हाथ में भी गर्मी पहुंच जाती है। यही थर्मल कंडक्शन है कि नॉर्मली मेटल्स के अंदर, लिक्विड्स में भी ऐसा, मेटल्स के अंदर नॉर्मली जो होता है वो वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट ट्रेवल करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी ये जो इसके मॉलिक्यूल हैं इस रॉड के, वो आपके हाथ तक नहीं पहुंचते, उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है और टकरा कर बाजू वाले मॉलिक्यूल को हीट सप्लाई कर देते हैं। ऐसे ऐसे हीट सप्लाई करते करते आप तक पहुंच जाती है। मतलब क्या है, हीट ट्रेवल कर रही है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये लिखा है विदाउट एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर। कोई फ्लो ऑफ मैटर नहीं हो रहा है, लेकिन हीट ट्रांसफर हो रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। एग्जाम्पल आप समझ ही रहे हैं, जैसे कि एक मेटल की रॉड एक कोने पर आग में रख दें तो दूसरे कोने पर थोड़ी ही देर में आपको छोड़नी पड़ जाएगी, पकड़ नहीं पाएंगे, इतनी चलेगी। अब इसमें कुछ खास बातें देख लेते हैं। 2 टर्म आते हैं, स्टेडी स्टेट एंड वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट क्या होता है कि जो रॉड, मान लीजिए रॉड है, जब रॉड को एक एंड पर, हॉट एंड पर आप गर्मी दे रहे होते हैं तो हर जगह जो टेम्परेचर है वो बदल रहा होता है। कि भाई यहां पर जैसे मान लीजिए 70 डिग्री है, आपने टेम्परेचर दिया, ये 70 से 80 डिग्री हो गया, ये 50 था, ये 60 हो गया, 30 से कुछ और 40 हो गया। तो ये यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया में देखें तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी ये जो रॉड है हीट एब्जॉर्ब कर रही है। ऐसी स्टेज को बोलते हैं वेरिएबल स्टेट, जहां पर टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होता रहता है। दूसरी स्टेट आती है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि अगर एक रॉड का क्रॉस सेक्शन ले लें तो एक जगह जो टेम्परेचर है वो रुक जाता है, स्टेडी हो जाता है, वो नहीं बदलता। अगर ये 70 डिग्री पहुंचा है, शुरू में तो वेरिएबल स्टेट होगी, धीरे धीरे स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगी। उस समय इस पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 1 पॉइंट पर जो कि हॉट पॉइंट के पास है, अगर इसका टेम्परेचर 70 डिग्री टेम्परेचर है, इसको और गर्म करोगे तो 70 से 75 नहीं होगा, 70 ही रहेगा। और नंबर 2 पर ये दूर है इससे, तो ये 50 डिग्री है तो 50 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और ये 30 वाला 30 ही रहेगा और जो अगला वाला अगली रहेगा। ऐसी स्टेट को बोलते हो स्टेडी स्टेट। ये देखिए, इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर विल नॉट चेंज। जो यहां के तो चेंज है पॉइंट 1, 2, 3 के, लेकिन एक पॉइंट पर, एक क्रॉस सेक्शन पर नहीं बदलेगा, 70 का 70 ही रहेगा। इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट। अब देखिए स्टेडी स्टेट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं हम लोग। द टेम्परेचर ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि ये 2 डिफरेंट पार्ट्स ले लिए हैं, आर डिफरेंट। भाई ये 70 है तो 50 है, 2 डिफरेंट पार्ट के 2 डिफरेंट टेम्परेचर होंगे, लेकिन एक पार्ट का एक ही टेम्परेचर होगा। यहां पर ऐसा नहीं कि यहीं पर आपको 2 टेम्परेचर मिल जाए, 70 है तो 70 ही मिलेगा। दूसरी बात, एवरी ट्रांसफर सेक्शन, जो ट्रांसफर सेक्शन होता है वो आइसोथर्मल हो जाता है। ये क्या है आइसोथर्मल, क्योंकि सारों का टेम्परेचर एक है, ये भी आइसोथर्मल है। लेकिन इसमें 50-50-50 है, इसमें 70-70-70 है, ये भी आइसोथर्मल है, 30-30-30 है। तो ट्रांसफर सेक्शन जो भी लोगे वो आइसोथर्मल मिलेगा। अगली बात, टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पॉइंट। हॉट से कोल्ड पॉइंट, कोल्ड एंड की तरफ जाओगे तो 70-50-30 टेम्परेचर घटता हुआ जाएगा। अगली बात, द क्वांटिटी फ्लोइंग हीट, द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग
पर सेकंड थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, यानी क्यू बाई टी जिसे हीट करंट भी बोलते हैं वो सेम रहती है। तो क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकंड इज कांस्टेंट फॉर एवरी क्रॉस सेक्शन। ये आपका स्टेडी स्टेट की कुछ खास बातें हैं जो पता आपको होनी चाहिए। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो डेल्टा टी अपॉन एक्स होता है। यहां पर आप देखें, इफ T1 T2 आर द टू आइसोथर्मल सरफेसेस स्टेडी स्टेट के अंदर अगर दो टेम्परेचर का डिफरेंस T1 माइनस T2 ले ले और उसके बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो इसी चीज को आप बोलते हो टेम्परेचर ग्रेडियंट। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स किस डायरेक्शन में लेना है? इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, हॉट से कोल्ड की तरफ। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात। अब दूसरी बात आती है थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखिए यहां पर एक आपको क्यूब लिया गया है समझाने के लिए जिसका एरिया ए है और इसके बीच का डिस्टेंस एक्स है। उस समय कितना हीट आपका फ्लो होगा एक से दूसरे सरफेस की तरफ, वो के ए T1 माइनस T2, ये टेम्परेचर, ये हॉट फेस है तो ये T1 टेम्परेचर है, ये कोल्ड फेस मान लेते हैं T2 है। तो हॉट से कोल्ड की तरफ टेम्परेचर फ्लो, हीट फ्लो हो रही है तो के ए T1 माइनस T2 T अपॉन एक्स, और ये T1 T2 है जहां पर T1 की वैल्यू T2 से बड़ी है। ये क्या है? कितनी हीट, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन कुछ नहीं, Q इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, Q इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ऐसे कर करके मिलाया हुआ है। तो आप समझ पाए कि जो हीट फ्लो होगी Q वो के ए T1 माइनस T2, T मतलब टाइम और X मतलब बीच का डिस्टेंस, ये हीट का फ्लो होने वाला है। यहां ये जो K लिखा हुआ है इसे ही हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं और Q है अमाउंट ऑफ हीट। अब यहां पर देखिए अगर हम K को डिफाइन करना चाहें तो यहां पर K के साथ वाली जितनी क्वांटिटीज हैं उनको 1 कर दीजिए। A को 1, T1 माइनस T2 को 1, T को 1 मतलब 1 सेकंड, X को मतलब बीच का सेपरेशन 1, तो Q बराबर K आ जाएगा। इसी को वर्ड्स में लिख दिया गया है डेफिनेशन के तौर पर कि hence the coefficient of thermal conductivity of a material may be defined as the quantity of heat, Q बराबर K, quantity of heat that flows per unit time, ये देखिए T की वैल्यू 1, पर यूनिट टाइम थ्रू ए यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। जब आप यूनिट क्यूब ले लेंगे तो उसका क्रॉस ए भी 1 हो जाएगा और एक्स भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट क्यूब का मतलब होता है ऐसा क्यूब जिसकी तीनों साइड 1 1 1 है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 और एक्स भी 1, इसलिए लिख दिया है यूनिट क्यूब। तो थ्रू ए यूनिट क्यूब ऑफ द मटेरियल व्हेन इट्स अपोजिट साइड्स फेसेस आर केप्ट एट ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री, ये T1 माइनस T2 1, तो उस समय वो हीट K के बराबर है। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है, अक्सर आपसे पूछ लेते हैं जो आप यहां से लिख सकते हैं। अभी देखिए Q बाई टी अगर यहां पे कर देंगे आप तो इसे बोलते हैं हीट करंट, Q बाई टी। और स्टेडी स्टेट में हीट करंट सबके लिए सेम होती है। तो ये के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स हो गया, इस टी को नीचे ले आओ, ये आपका क्या है? हीट करंट। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट पढ़ी थी वैसे ही हीट करंट हो गई। अब देखिए हीट करंट, ये बात यहां लिखी है Q बाई टी के डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। अब क्या होता है कई बार कि क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता, कहीं कम होता कहीं ज्यादा होता है, या साथ में स्टेडी स्टेट की कंडीशन रीच आउट नहीं हो पाती। उस समय आप कैलकुलस का यूज कर सकते हैं, H बराबर डी क्यू अपॉन डी टी या के ए डेल्टा टी अपॉन डे एक्स। तो इस समय कैलकुलस का यूज हो जाएगा अगर ऐसा हो। नॉर्मली आपके यहाँ यही मिलेगा, कैलकुलस वाला आपको नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ द कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ, भाई हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी क्या है? विंटर्स में देखेंगे तो जो मेटलिक हैंडल्स होते हैं वो ठंडे लगते हैं, जैसे दरवाजे वगैरह में मेटल का मान लीजिए हैंडल है, वो ठंडा हो जाएगा, जबकि लकड़ी वाले जो हैंडल होंगे वो ठंडे नहीं होते जल्दी। ये थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स जिसमें खाना पकाते हैं उसमें जो हैंडल्स होते हैं वो आजकल लकड़ी के या प्लास्टिक के या जो मटेरियल होता है वो लगाते हैं, सीधे आप नहीं पकड़ पाएंगे लोहे को या स्टील जो भी आप बर्तन है।
नया जो रजाई, क्विल्ट मतलब रजाई, नई रजाई गर्म होती है और पुरानी रजाई थोड़ी सी गर्मी कम देती है, क्योंकि नई रजाई में क्या होती है, रुई धुनी होती है, तो एयर पॉकेट्स उसके अंदर कई बने रहते हैं, और एयर जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, तो वो एयर जो होती है बाहर, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती, इसलिए नई रजाई में आपको गर्मी ज्यादा लगती है या गर्मी करती है। जब वो पुरानी हो जाती है, जो दो फूली फूली रुई है वो सिकुड़ जाती है, तो एयर पॉकेट्स कम बनते हैं, तो वो आपकी हीट को थोड़ा बहुत बाहर चले जाने देते हैं, जिससे आपको थोड़ा ठंडा लग सकता है। और बर्ड्स, इसी पर्पज से जो बर्ड्स, चिड़िया होती हैं, देखिए ठंडक में अपने पंखों को फुला लेती हैं। गौरैया वगैरह आजकल कम दिखती है, नहीं फुला लेती थी गौरैया, स्पैरो बोलते हैं जो आप, इसीलिए कि एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उसके अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाती, वरना चली जाएगी तो ठंडक लगेगी उसको। तो ये कुछ डेली एप्लीकेशन है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। एक यहाँ पे एग्जांपल ले लिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। आइए देखते हैं, व्हाट इज द थर्मल टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन। ये स्टील है, ये कॉपर, इस जंक्शन की बात कर रहे हैं। इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर 10.15, लेंथ ऑफ द स्टील रॉड 15 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और कॉपर रॉड की लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर है। टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, भट्टी का जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहां हमने बर्फ लगा रखी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। टेम्परेचर ऑफ द अदर एंड 0 डिग्री। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रॉड, स्टील रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है कॉपर रॉड से, ट्वाइस लिखा है। ये ए जो है, ए स्टील इज डबल दी ए कॉपर। थर्मल कंडक्टिविटी स्टील की दे रखी है एंड कॉपर की भी दे रखी है, ये हिसाब किताब है। अब देखिए यहां पर कि लेट टी बी द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, इसका जो जंक्शन का टेम्परेचर, स्टील कॉपर जंक्शन का टेम्परेचर हम टी मान लेते हैं। अब हमको पता है क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात है तो हीट करंट दोनों में सेम होएगी, या आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ हीट फ्लोइंग इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लोइंग आउट ऑफ द सिस्टम इन द सिस्टम आउट ऑफ द सिस्टम। क्यों का मतलब कह सकते हैं हीट करंट सेम रहेगी, जो हीट जो कि स्टेडी स्टेट में मिलती है। हीट करंट कितनी होती है, के डेल्टा टी अपॉन एक्स। तो इसकी बात की जाए तो स्टील के लिए K1 A1 और डेल्टा टी कितना है, यहां 300 माइनस टी इन द डायरेक्शन ऑफ हीट हम बात करते हैं, तो बड़ा टेम्परेचर 300 माइनस छोटा टेम्परेचर अपॉन x1। x1 का मतलब इसकी लेंथ हो गई स्टील रॉड की, और यहां इसकी बातचीत करेंगे तो T इससे बड़ा टेम्परेचर होगा तो T माइनस 0, और K2 A2 स्टील का, और x2 जो लेंथ है कॉपर की बात कर रहे हैं, x सेकंड वाला कॉपर है। अब यहां पर देखिए ये 300 माइनस टी के नीचे टी ले लीजिए और बाकी फिगर इधर लिख दी, तो K2 अपॉन K1, A2 अपॉन A1 और x1 अपॉन x2, ये वैल्यू पूरी आ गई। अब इनका हम रेशियो रखना शुरू कर देंगे, तो ये K2 की वैल्यू 385 और ये 50.2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो जो A1 था वो डबल था, A2 का स्टील वाला डबल था कॉपर से, तो नीचे 2 ऊपर 1। और लेंथ की बात करें तो x1 15 सेंटीमीटर और जो कॉपर की है वो 10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5.75 आ जाएगा। अब यहां पर 300 माइनस टी अपॉन टी इज टू 5.75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 300 माइनस टी इज टू 5.75 टी। अब इसको आप इसमें से घटाएं, जोड़ देंगे टी, तो 6.75 टी इज इक्वल टू 300, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 44.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जंक्शन का टेम्परेचर आ गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत आता है। मैं हट रहा हूं, इसको नोट कर सकते हैं आप, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब आप बात ये हो गया आपका पहला, जो कंडक्शन की हम बात कर रहे थे। अब आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि नॉर्मली ये लिक्विड्स एंड गैसेस में होता है, और यहां पर दो प्रॉपर्टी बड़ी फ्लो करती हैं। एक तो लिक्विड का गर्म होना जिससे उसकी डेंसिटी कम होना, और दूसरा बायोएंसी। अब देखिए जैसे आप चाय बनाते हैं तो यहां पे अगर बर्नर लगाए हैं स्टोव का या गैस का, तो यहां पर जो भी पानी है वो पानी गर्म होगा, पहले गर्म होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे ही डेंसिटी कम होगी, बायोगेंसी से कम डेंसिटी वाला मटेरियल तैरने लगता है, तो ये पानी ऊपर चला जाएगा, और बाजू में जो ज्यादा डेंसिटी के ठंडे पानी वो नीचे चले आएंगे। तो इस तरीके से एक कन्वेक्शन करंट बन जाएगी। जैसे जैसे लिक्विड गर्म होगा ऊपर जाएगा और ठंडा होकर नीचे आता है, धीरे धीरे पूरा लिक्विड गर्माएगा।
अब यहाँ पर तो पानी में आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ क्रिस्टल ऑफ कैम्फोर डाल दीजिए, यानी कोई थोड़ा रंग डाल दीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, तो जैसे जैसे गर्म होगा रंग छोड़ेगा तो रंग दिखेगा आपको ऐसे जाता, तो आप समझ जाएंगे कि इस तरीके से कन्वेक्शन करंट फ्लो हो रही है। यही होता है। ये इसमें बात ध्यान रखिएगा, इस कन्वेक्शन में एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर होता है, पानी चल रहा है, जबकि कंडक्शन में एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर नहीं होता था। एक दूसरे को मॉलिक्यूल एनर्जी पास करते थे, यहां खुद चल रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा, बिकॉज ऑफ बायगेंसी दिस लाइटर पोर्शन राइजेस, अब जो मैंने समझाया था, इट इज द प्रोसेस, अभी क्या है इसकी डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगी बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स। एक्चुअल मूवमेंट होगा मटेरियल पार्टिकल्स का, इसके अंदर कंडक्शन में नहीं होता था। तो ये कन्वेक्शन हो गया जो आपने यहां पर देखा। अब कन्वेक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो कन्वेक्शन होता है वो क्या है, जो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से होता है। इफ द मटेरियल मूव्स ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड द नेचुरल या फ्री कन्वेक्शन। और जहां पे आप डेंसिटी ना करके आप जबरदस्ती करते, कोई पंप लगा देते हैं कि फ्लो कराएं, कि इफ द हीटेड मटेरियल इज फोर्स्ड टू मूव बाय एन एजेंसी लाइक ए पंप और ए ब्लोअर, द प्रोसेस इज नोन एज ए फोर्स्ड कन्वेक्शन या आर्टिफिशियल कन्वेक्शन। एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ विंड्स, हमारी लैंड, अभी लैंड और सी ब्रीज हम देखेंगे, या जो मानसून्स होते हैं, ये नेचुरल आपके कन्वेक्शंस हैं, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, मानसून्स। और फोर्स्ड कन्वेक्शन एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, इसके अंदर जो पंप लगे होते हैं, कंप्रेसर, ये जबरदस्ती उस चीज को करते हैं। तो ये आपके दो तरह के कन्वेक्शन हो गए जो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछा जाता है, जैसे कि हम बात करें लैंड ब्रीज की। होता क्या है, ये होता है नाइट में, रात को, जहां पर समुद्र होता है, कह लीजिए बगल में लैंड है। नॉर्मली लैंड चट्टान अट्टान की होती है या थोड़ी सी ऐसी होती है जो लैंड होती है। अब क्या होगा कि दिन में जब गर्मी पड़ेगी तो रात को क्या होता है, ये जो लैंड वाला रीजन है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ये जो आपका पानी है, ये रात को, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, ये थोड़ा गर्म ही रहता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। अगर ये गर्म रहेगा तो इसकी डेंसिटी रेयर रहेगी, कम रहेगी डेंसिटी। और यहां पर ये आप देख रहे हैं, तो ये लैंड ब्रीज कहां से होगी, लैंड से चलकर आपके वाटर की तरफ जाएगी, हाई डेंसिटी से। यहां डेंसिटी ज्यादा है और यहां डेंसिटी कम है, रात का बात की जा रही है। तो रात में ये गर्म है, यहां डेंसिटी कम है। गर्म होने से क्या होगा, डेंसिटी कम, और ये क्या है, गर्म नहीं, ठंडा है, तो डेंसिटी ज्यादा। तो ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ एयर फ्लो करता है, तो उसे बोलते हैं लैंड ब्रीज, है ना। जमीन से हवा चलती है रात को समुद्र की तरफ। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा हो गई थी, जिससे यहां डेंसिटी ज्यादा हो गई। और यहां पे ये ठंडा जल्दी नहीं हुआ था, तो डेंसिटी एयर की कम है, तो ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ एयर फ्लो, ये लैंड ब्रीज, जमीन से हवा चल रही। अब दिन में क्या होता है, दिन में सूरज देवता निकले होते हैं, तो आपको क्या होता है, लैंड ज्यादा वार्मर होती है, चट्टान अट्टान या धूल पड़ी हुई है वो ज्यादा गर्म हो जाती है इसकी पानी की अपेक्षा, तो ये डेंस, ये रेयर रीजन हो जाता है और ये डेंसर बना रहता है। तो ज्यादा डेंसर, हाई प्रेशर से, ज्यादा डेंस वाले से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, तो इसे बोलते हैं सी ब्रीज। हवा कहां से आ रही है, समुद्र की तरफ से आपके लैंड की तरफ, क्योंकि यहां कम डेंसिटी है और यहां ज्यादा डेंसिटी, यहां कम डेंसिटी, तो ये बोलते हैं सी ब्रीज। तो ये सी ब्रीज है दिन में और रात में। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ये कन्वेक्शन का ही एक कहानी है जो आपके सामने यहां मैंने डाली है। अच्छा, अब आता है अगला तीसरा मोड, जिसमें बोलते हैं रेडिएशन। अब देखिए यहां पर मैंने एक फोटो रखा, दोनों फोटो ये एनसीईआरटी की है, कि रॉड लगाएंगे तो कंडक्शन है, कन्वेक्शन क्या, ये मटेरियल नीचे से ऊपर जा रहा है, या इसकी बात करें। और रेडिएशन में तो हमें कोई मटेरियल चाहिए ही नहीं होता है। कंडक्शन में रॉड चाहिए थी, एक मटेरियल, कन्वेक्शन में लिक्विड में जा रहा था, लेकिन रेडिएशन में तो मीडियम ही नहीं चाहिए आपको,
यही काम देखिए, यहाँ पे कोई बर्तन लिया है, पानी ऊपर उबल रहा है, कन्वेक्शन, कंडक्शन यहाँ पर और रेडिएशन यहाँ पर। तो ये क्या है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम टू ट्रांसपोर्ट। हीट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है इन कंडक्शन या कन्वेक्शन। कंडक्शन में तो एक्चुअल मटेरियल मूव नहीं करता, कन्वेक्शन में तो मूव करता, लेकिन चाहिए दोनों में। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, हमें मीडियम के मटेरियल की आवश्यकता ही नहीं होती। एग्जांपल, सन की जो एनर्जी आती है हमारे तक, बीच में कितने वैक्यूम पड़ते होंगे, सबको पार करके एनर्जी हम तक पहुंच जाती है, और इसे ही बोलते हैं कि ये रेडिएशन है। तो रेडिएशन में एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर करती है बिना इंटरमीडिएट मीडियम को गर्म किए हुए। वही आपको दिखाई पड़ता है रेडिएशन की कहानी, ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। अब थर्मल रेडिएशन की बात करते हैं कि सभी बॉडीज, ऑल बॉडीज एमिट रेडिएंट एनर्जी वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा, अपने से रेडिएंट हीट एनर्जी एमिट करती है। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एमिट कर रही है, यही थर्मल रेडिएशन है। जैसे कोई बॉल को बहुत गर्म करो तो लाल लाल दिखने लगती है वो, या फिलामेंट ऑफ द बल्ब या लैंप, वो भी हमें रोशनी देता है, वो दिखने लगता है उस कलर का। पीले वाले जो बल्ब आते थे पहले, तो इंडेसेंट बल्ब बोलते हैं वो, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी। टेम्परेचर की वजह से जो बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट कर रही है, उसे ही आप थर्मल रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। अब आती है ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, उस पर जो भी आप रेडिएशन डालेंगे वो सब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एक ब्लैक बॉडी इज वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट्स नॉट ट्रांसमिट्स, ना वो रिफ्लेक्शन करेगा ब्लैक बॉडी, ना वो ट्रांसमिट यानी उससे होकर कोई एनर्जी निकलेगी। जितनी भी एनर्जी आप डालेंगे सबको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसे बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ले। ब्लैक बॉडी को अगर आप ऐसा मौका दे दें, यानी हीट करें, तो वो एक सर्टेन वेवलेंथ रेंज में सभी तरह की वेवलेंथ एमिट कर देता है। ये एब्जॉर्प्शन वाला है, ये एमिटर वाला है। एब्जॉर्प्शन में तो सारी तरह की वेवलेंथ को या एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अगर उसको हीट करने लगे ब्लैक बॉडी को, तो एक सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ में, लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम समझ लीजिए, सर्टेन रेंज में वो सारे वेवलेंथ को कॉन्टिन्यूअस एमिट करता है। तो ये एमिटर है। और दी रेडिएशंस एमिटेड बाय ये ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड फुल और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये हो गई कहानी। अब जो ब्लैक बॉडी होती है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी मिलती नहीं है। तो एक साइंटिस्ट थे फेरी, उन्होंने एक ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंटली बना दी थी। कैसे बनाई थी, उन्होंने एक यहाँ पर एक हॉलो स्फीयर ले लिया और ये लैंप ब्लैक कोटिंग कर दी। लैंप ब्लैक कोटिंग मतलब जो लैंप जलाते हैं उसमें काजल जो निकलता है, कई लोग देखते होंगे दिवाली में वो भी करते हैं कि एक दीपक जला के ऊपर उसके वो रख देते हैं काजल बनाने के लिए। ट्रेडिशनल हम लोग का काफी सालों से चला आ रहा है। तो लैंप जो कालिक निकालता है ना, काला काला, वो काफी हद तक ब्लैक बॉडी के करीब होती है। तो यहाँ पर एक हॉलो स्फीयर लेते हैं, वहां पर लैंप ब्लैक कोटिंग कर देते हैं, वही कालिक को, काजल को पोत देते हैं। अब यहाँ पर इसको ऊंचा कर देते हैं, क्योंकि अगर रेडिएशन सीधा टकराएगा, ऊंचा नहीं होगा, तो हो सकता है सीधा निकल जाए। हमें ये ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बर बनाना है, यानी जो भी एनर्जी आए इसी के अंदर ट्रैप हो जाए, निकले ना। अब क्या होगा कि जो भी रेडिएशन एनर्जी आती है, अगर सीधी भी आई, इससे टकरा के मूव कर गई, और लैंप ब्लैक कोटिंग धीरे धीरे सबको एब्जॉर्ब कर लेती, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन पावर काफी तगड़ा होता है। तो ये ब्लैक बॉडी हो गया। अच्छा, जब हम एमिशन की बात करें, एमिटर, तो जब इसको गर्म करोगे तो ये हीट रेडिएशन यहां से निकाल भी देती है। तो ये फेरीज ब्लैक बॉडी बोलते हैं, जो काफी लैब में बनती है, काफी करीब है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के। ठीक, अब इसमें दो लॉ है बड़े इंपॉर्टेंट आपके कोर्स में, एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दोनों ही ध्यान से समझेंगे हम लोग। ये क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल हीट एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, द टोटल हीट एनर्जी एमिटेड बाय ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे हाईलाइट भी किया है। एक ब्लैक बॉडी जो एनर्जी रेडिएट करती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया,
वो टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है। कुल मिलाकर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है सिग्मा। E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। ये जो E है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो है। ये सिग्मा इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पावर 4। ये सिग्मा है यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसे बोलते हो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसको बोलते हो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और ये सिग्मा की जो SI यूनिट या वैल्यू कह सकते हो 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, मीटर -2 इंटू केल्विन -4, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसको याद करके रखें। थोड़ी सी बात और यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। अगर हमें एमिटेड जो लाइट एनर्जी है वो पर यूनिट एरिया नहीं चाहिए, केवल पर यूनिट टाइम चाहिए, तो आप एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये क्या है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो एनर्जी हीट एनर्जी रेडिएट कर रही है पर यूनिट टाइम, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया पीछे वाले को। अब दूसरी बात देखिए क्या है यहां पर, कि अगर मान लीजिए, जो सीधी बात आपको याद रखनी चाहिए कि अगर कोई ब्लैक बॉडी के सराउंडिंग में टेम्परेचर T0 है और उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, तो कितना एनर्जी रेडिएट करेगी? अब तो E बराबर सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ब्लैक बॉडी के सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर T0 है तो ये ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी रेडिएट करेगी? सिग्मा इंटू टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। अगर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, कुछ और है जिसकी एमिसिटिविटी दे रखी है, अब याद कर लें इसे आप, एप्सिलॉन, तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो रख देना, E इंटू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ये कहानी हो जाती है जब सराउंडिंग की भी चर्चा होने लगे। इस पे एक न्यूमेरिकल है, आइए कर लेते हैं। तो यहां लिखा है कैलकुलेट द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 5.67 वॉट सेंटीमीटर -2 गिवन सिग्मा 5.67 इंटू 10 की पावर -8 विद प्रॉपर सुटेबल यूनिट्स। हमें निकालना क्या है? टेम्परेचर। तो एनर्जी का रेडिएशन कितना है भाई? 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5.67 इंटू 10 की पावर 4 हो गया। रेट लिखा है तो पर यूनिट टाइम की हम बात कर रहे हैं। सिग्मा की वैल्यू हमको दे रखी थी। अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ हमारी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो T हमें निकालना है, तो T की वैल्यू हो गई E अपॉन सिग्मा, और ये पावर यहां 1/4 लग जाएगी। E की वैल्यू डाल दीजिए यहां पर 5.67 10 की पावर 4, और ये सिग्मा हो गई 5.67 इंटू 10 की पावर -8। दोनों को सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 12 की पावर 1/4 और ये 10 की पावर 3 यानी 1000 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से देखिए कितना सरल सवाल है, बशर्ते ये फार्मूला, ये लॉ आपको पता होना चाहिए। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। 1 सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें। अब अगली चीज होती है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, या बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पहले समझते हैं फिर इसकी प्रॉपर्टी भी हम देखेंगे। तो यहां लिखा हुआ है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। मैं सीधे इस लॉ को लिख देता हूं जिससे आप समझ पाए। देखिए क्या होता है कि जब परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो एमिट करती है अपनी एनर्जी, वो जिस लैम्डा रेंज में एमिट करती है, जैसे आपको दिखाऊं, यहां पर ये बना हुआ है लैम्डा, यहां पर बना हुआ है एनर्जी जो लैम्डा से एसोसिएटेड है। मान लीजिए यहां पर टेम्परेचर है 998 केल्विन, तो इस लैम्डा से लेकर इस लैम्डा तक ये एनर्जी रेडिएट कर रही है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये कॉन्टिन्यूअस एनर्जी रेडिएट करती है, सभी तरह के लैम्डा एमिट करेगी इसके बीच में। पहली बात, एक लैम्डा की रेंज में कॉन्टिन्यूअस लैम्डा, सभी तरह के लैम्डा को ये एमिट करती है। बढ़िया बात हो गई। अब यहां पर जो लैम्डा एम है, वो लैम्डा एम क्या है? लैम्डा एम वो वैल्यू होती है इस लैम्डा के अंदर, लैम्डा की वो वैल्यू जिस पे मैक्सिमम एनर्जी एमिट कर रही है। यानी इसके लिए लैम्डा 1 की बात करें तो दिस इज लैम्डा 1, लैम्डा एम, जिसके लिए मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही। तो लैम्डा एम क्या हो गया? corresponding to which the energy emitted by a black body is maximum। लैम्डा एम का मतलब है
कि उस लैम्डा रेंज में वो पर्टिकुलर लैम्डा जिसके लिए मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट की जा रही है, क्योंकि इस लैम्डा की कॉन्टिन्यूअस लैम्डा तो रेडिएट करता है एनर्जी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, लेकिन सब लैम्डा के लिए इक्वल एनर्जी रेडिएट नहीं करता। अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग एनर्जी रेडिएट करता है। तो जिस लैम्डा के लिए मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट कर रहा है दैट इज नोन एज लैम्डा एम। तो ये जो लैम्डा एम है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। अब देखिए यहां पे टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, ये देखिए 1095 कर दिया, तो ये लैम्डा एम टेम्परेचर बढ़ा तो ये देखिए खिसक रहा है, शिफ्टिंग यहां से यहां पहुंच गया लैम्डा। फिर आपने और टेम्परेचर बढ़ा दिया 1259, तो ये और देखिए खिसक गया, इधर छोटा हो रहा है। और ऊपर टेम्परेचर बढ़ाया 1449 केल्विन, तो और लैम्डा देखिए, लैम्डा यहां था, ये इधर शिफ्ट होके लैम्डा एम और बढ़ा दिया तो लैम्डा और खिसका। कहने का मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे लैम्डा एम छोटा होता जाएगा। तो लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो इसे लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी लिख सकते हो, और यही हो गया, ये आप कह सकते हो कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। बी होता है वेस्ट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो इसको आप याद रखिएगा, ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। कई बार आपसे पूछा जाता है और आपको मालूम नहीं होता, ध्यान से पकड़े रहिएगा। इसके बारे में कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं जिससे थोड़ी गहराई से इसको हम समझ सकें। कंक्लूजन्स क्या है इस ग्राफ के अनुसार? एट ईच टेम्परेचर एक ब्लैक बॉडी एमिट्स कॉन्टिन्यूअस हीट रेडिएशन स्पेक्ट्रम। हर टेम्परेचर पर एक रेंज के अंदर सभी तरह के रेडिएशंस ये ब्लैक बॉडी एमिट करती है। द एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंगस्ट ऑल वेवलेंथ। यहां पे देख रहे हैं अलग अलग, ये लैम्डा है ना, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग एनर्जी का लेवल आपको मिलेगा। ये ई है इधर, ये भी देख लिया हमने। दूसरी बात, द एनर्जी एसोसिएटेड विद ए रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो, यहां कोई लैम्डा पकड़ लो तो यहां पर एनर्जी ये थी, अब इसके लिए बढ़ गई, इसके लिए और बढ़ गई। तो पर्टिकुलर लैम्डा के लिए, सभी लैम्डा के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाने पर उससे उस लैम्डा की जो एनर्जी का रेडिएशन है वो बढ़ जाता है। As wavelength increases, the energy emitted increases, reaches a maximum for a particular wavelength, lambda and then decreases। कह रहा है कि एक टेम्परेचर पर जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ाते हो एनर्जी पहले बढ़ती जाती है, फिर मैक्सिमम वैल्यू लेती है उस लैम्डा के लिए, फिर आप लैम्डा बढ़ाते हो तो एनर्जी घटती जाती है। ये इसका ऑब्जर्वेशन है। अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं, सारी बात समझेंगे। द वेवलेंथ लैम्डा एम क्या था? जो मैक्सिमम एमिशन ऑफ एनर्जी वो शिफ्ट हो जाता है लोअर वेवलेंथ पे एज द टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का इंक्रीज होता है। इसी को आप बोल रहे थे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि था सॉरी वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको बताया था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा एम खिसकता जाएगा। अगली बात क्या कहते हैं कि इसका अगर इस ग्राफ के अंदर का हम एरिया अंडर कर्व ले लें तो ये वैल्यू देता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और ये वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है, E इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4। यानी एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू द एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और दिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। और ये क्या बोलते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन ये होता है। तो ये भी बात आप पकड़ पाए, पूरी बात हम लोग डिटेल में समझे हैं। अब एक सवाल ले लेते हैं इसके ऊपर जिससे कि क्लैरिटी और बढ़ जाए। तो यहां लिखा है लाइट फ्रॉम द मून इज फाउंड टू हैव ए पीक और वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन एट लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर। मून से लैम्डा एम मिल रहा है 4 माइक्रोमीटर, गिवन दैट वेन्स डिस्प्लेस कांस्टेंट बी इक्वल्स इतना। वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बी दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ मून निकालना है। बहुत सरल सवाल हो जाता है क्योंकि हम लैम्डा एम दे रखा है 14 माइक्रोमीटर, ये 14 लिख दीजिए, शायद टाइपिंग में रह गया हो शायद। तो 14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। बी की वैल्यू हो गई 2.898 इंटू 10⁻³ दे रखा था। वेन्स लॉ क्या कहता है? लैम्डा एम टी इंटू बी। तो टी की वैल्यू हो गई बी अपॉन लैम्डा एम।
बी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से 2.898 इंटू 10⁻³ बेटा, और लेमडा एम भी दे रखा था 14 10⁻⁶, वैल्यू आ गई 207 केल्विन। अब ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सरल, अगर ये सवाल आ जाए आप 10 मिनट के अंदर इसका कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं और सवाल भी या न्यूमेरिकल भी करने के काबिल हो सकते हैं। कितना सरल है, 207 केल्विन आंसर आ गया। आप इसको चाहो तो पॉज करके नोट डाउन कर लो, मेरे ख्याल से बात पकड़ में आई होगी। अब अगली चीज आती है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि रेट जो है कूलिंग का, दैट इज रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यानी dq अपॉन dt, rate of loss of heat of body is directly proportional to the temperature difference between the body and the surrounding provided the temperature difference is small, यानी dq upon dt proportional है उस बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उसके डिफरेंस के। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉडी का रेट कूल डाउन होने का तेज होगा। ये माइनस कहने का मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर टाइम बदल रहा है, ये टाइम है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है या बीत रहा है dq कम होता जा रहा है, तो माइनस साइन लगा देते क्योंकि ठंडा हो रहा है। तो चाय देखिए, ठंडक में चाय जब लेके आती है मम्मी, या आप चाय पीते हो या दूध पीते हो, जो भी आप फॉलो करते हैं, कॉफी पीते हो, तो वो ठंडक में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर काफी कम होता है इन्वायरमेंट का, और कॉफी मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, आप ऐसा पकड़ के रखिए 80 डिग्री पर है, तो टेम्परेचर डिफरेंस से जल्दी ठंडी हो जाती है। गर्मी में लाके मम्मी कॉफी देंगी या आपको मिल्क देंगी तो उस समय वो देर से ठंडी होगी क्योंकि उसका dq/dt कम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम है। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। तो माइनस dq अपॉन dt के T-T0, ये कहानी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से समझ जाते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग। इस न्यूमेरिकल को कैसे किया जाता है पकड़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। A body cools in 7 minutes from 60 degree to 40 degree. What will be its temperature after the next 7 minutes? शुरुआत में 7 मिनट में 60 डिग्री से 40 डिग्री तक वो ठंडी हो गई है। 7 मिनट बीते, शुरू में 60 डिग्री था, वो 40 डिग्री हो गया है। अब कह रहा अगले 7 मिनट में 40 डिग्री से कहां पहुंचेगी वो टेम्परेचर हमको बताना है। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 10 डिग्री। जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। Assume that Newton's law of cooling holds good throughout the process. ठीक है, पहले केस में क्या होता है, T1 60 डिग्री था, T2 40 डिग्री और सराउंडिंग का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम कितना लगा 7 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो 420 सेकंड। अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये देखिए ये तो ms डेल्टा टी होता है, तो आप जानते हैं कि कितनी हीट उसमें से निकली होगी, टेम्परेचर डिफरेंस है। क्योंकि ये रेट है इसलिए टाइम से डिवाइड कर दिया है, ms डेल्टा टी अपॉन टाइम, तो ये रेट आ गया Q अपॉन टी, यही तो रेट ऑफ कूलिंग हो गया। तो ये ms डेल्टा टी अपॉन टी लगा दिया, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला फॉर्मूला लगाता है इसे K T-T0 निकलते थे, तो T की जगह एवरेज टेम्परेचर लिया जाता है। 60 से 40 गया है तो 60 प्लस 40 अपॉन 2, इस तरह से, क्योंकि यहां तो एक ही वैल्यू लेनी है ना, T-T0 न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, तो T एवरेज जो होता है वो T1 प्लस T2 अपॉन 2 लिया जाता है। ये आप पकड़ के चलिएगा बस, है ना। अब यहां पर ms लगाया 60 से 40, T 420 है, K लिखा 60 प्लस 40 अपॉन 2 माइनस 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ms ये 20 बचेगा तो 20 अपॉन 420 K, और ये 100 अपॉन 2 यानी 50 माइनस 10 यानी 40। अब केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में अब टेम्परेचर 40 डिग्री है, वहां से अगले 7 मिनटों में कितना हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री, T2 कितना होगा मालूम नहीं, T0 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ही, और टाइम अपना 420 सेकंड या 7 मिनट का टाइम दिया गया है। अब फिर वही लगा दिया ये फॉर्मूला, ms डेल्टा टी अपॉन टाइम और K T-T0, तो 40 माइनस T2 अपॉन 420, अभी था 40 डिग्री, T2 कितना होगा मालूम नहीं, इस समय है 420 सेकंड, K लिखा है, इन दोनों का एवरेज 40 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस 10, जैसे इसमें यूज किया था। अब या क्या करेंगे, एक को इक्वेशन नंबर 1 को हम इस 2 इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, ms कट जाएगा, तो देखिए काट डाला हमने, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ms कट गया, 420 से 420 कट गया, तो 20 अपॉन 40 माइनस T2 आ गया।
इसी तरीके से यहां डिवाइड किया तो के कट गया, ऊपर वैल्यू आ गई 40 और नीचे आ गई 40 प्लस टी टू अपॉन 2 माइनस 10। अब इसको सॉल्व करना है, जो कि आप आराम से कर सकते हैं, फिर भी यहां 20 से काटोगे तो ये 2 मिलेगा, तो 1 अपॉन 40 माइनस टी टू, 2 अपॉन, यहां एलसीएम ले लो, 40 प्लस टी टू माइनस 20 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 40 माइनस टी टू, ये 2 ऊपर चला गया 4 और 40 में से 20 गया, 20 बचा, 20 प्लस टी टू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां, तो 20 प्लस टी टू और 160 माइनस 4 टी टू, 4 में ये T2 जोड़ो तो 5 T2 और 160 में 20 घटाया तो 140, तो T2 की वैल्यू हो गई 28 डिग्री सेंटीग्रेड और यही आपका आंसर आ गया। यानी अगले 7 मिनट बाद उस बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ा प्यारा सवाल है और आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट डाउन करें। और इसका पीडीएफ कैसे लेना है मैंने बताया इस वीडियो के शुरू में। आप फ्री पीडीएफ ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। ये चैप्टर हो जाता है खत्म। कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि द्रोणा 1.0 कोर्स है, इसके अंदर लाइव क्लास होती है बेटा, साथ में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे सवालों के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे सुपर इजी लैंग्वेज में, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, सरल और डिटेल्ड। एनसीईआरटी एग्जांपल्स के भी सभी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, बहुत सरल वीडियो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। साथ में आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट मिलती है फुली सॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहां पर ये कोर्स लेने के बाद आप अगर फिजिक्स में पढ़ना चाहते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी और आपका 11th भी अच्छा जाएगा और फ्यूचर में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने की अगर सोच रहे हैं जेईई या नीट, वहां भी बड़ा हेल्प हो जाएगा इससे। दूसरी बात, कुछ बच्चों का रहता है कि वो सवालों पे फोकस करना चाहते हैं, एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहते हैं, उनके लिए 11th एनसीईआरटी निश्चय कोर्स है। ये वीडियो कोर्स है, इसके अंदर एनसीईआरटी सभी एक्सरसाइज के वीडियोस मिलेंगे एकदम सुपरलेटिव सरल भाषा के साथ। एनसीईआरटी एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे इजीएस्ट भाषा में, सब वीडियो फॉर्मेट में है, आसानी से देखिए समझिए। और एनसीईआरटी पुख्ता जब आप कर लेते हैं 11th में भी वही सवाल आते हैं और आगे चलकर कंपटीशन में भी काफी हद तक वो मदद करता है। इन दोनों में से जो भी कोर्स आपको सूट करता है उसके लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बेटा। इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको द्रोणा 1.0 और एनसीईआरटी निश्चय, आपको 11th एनसीईआरटी निश्चय दिखेगा। जो भी सूट करता है वो लेकर आप पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये वीडियो या अरविंद सर की मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉप क्वालिटी फिजिक्स इन सुपर इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, सुपर इजी लैंग्वेज के साथ। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में सुपर इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।